10-12 पेज है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आज हमें पढ़ना है सेक्शन 90 सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर थोड़ा सा हमने बेस बना लिया था। हमने सेक्शन 89 पढ़ लिया था। कौन सा सेक्शन पढ़ लिया था? 89 पढ़ लिया था। पहले थोड़ा सा एसबीओ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बच्चों की बोतल वोटल गिर गई है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा। सेक्शन 89 थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारा बेस बना रहे आगे 90 के लिए। 89 में हमने पढ़ा था बेनिफिशियल ओनर। क्या बना था? बेनिफिशियल ओनर। तो हमें यहाँ से समझ आया दो तरीके के ओनर होते हैं। एक होता है हमारा रजिस्टर्ड ओनर, और दूसरा होता है जिसको क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल। रजिस्टर्ड ओनर कौन है? जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बेनिफिशियल ओनर कौन है? जिसको क्या जा रहे हैं? बेनिफिट जा रहे हैं, फायदे सारे इसको मिल रहे हैं, नाम किसका हो रहा है? रजिस्टर्ड ओनर का। ठीक है जी, यही कहानी थी। जब हमने 89 पढ़ा तो हमने 3 फॉर्म पढ़े थे। कौन कौन से थे वो? 4 की बात करूं, 4 कौन फाइल करेगा? कौन फाइल करेगा? रजिस्टर्ड ओनर, जिसमें थे रजिस्ट्रार। रजिस्टर्ड ओनर फाइल करेगा कंपनी को। कौन सा फॉर्म? MGT 4। टाइम कितना है? बेनिफिशियल ओनर भी कंपनी को फाइल करेगा। कौन सा फॉर्म है? MGT भाई कितने दिन? कंपनी किसको फाइल करेगी? ROC को। सबसे ऊपर कौन है जी? ROC। ROC को बता दिया मतलब सबको बता दिया, पब्लिक नोटिस हो गया है। कंपनी ROC को बता देगी फॉर्म कौन सा रहेगा? MGT 6। टाइम क्या रहेगा? 30 दिन। कहाँ से? जब उसको रिसीव हो जाएंगे। रजिस्टर ओनर का फाइल करेगा 30 दिन। कहाँ से? जब वो रजिस्टर हुआ है। बेनिफिशियल ओनर का फाइल करेगा जब उसको बेनिफिट्स मिले, और अगर इसमें कोई चेंजेस भी है तो चेंजेस भी ऐसे ही इंटीमेट कर। ठीक है जी, ये सारी कहानी हमने 89 के अंदर पढ़ ली। ये जो कंपनी है ये ROC को क्या कर रही है? रिपोर्ट कर रही है। कंपनी ROC को क्या कर रही है? रिपोर्ट कर रही है MGT 6 के अंदर। इसी कंपनी को हम बोल देते हैं रिपोर्टिंग कंपनी। इसको हम क्या बोल देते हैं? रिपोर्टिंग। ठीक है ना? जो ये काम कर रही है उसके हिसाब से इसका नाम है या नहीं है? ये रिपोर्ट कर रही है तो इसका नाम क्या है? रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कंपनी के अंदर एक ओनर है रजिस्टर्ड ओनर, और दूसरा ओनर कौन है? बेनिफिशियल। ठीक है, रजिस्टर मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया है ये लेके आए क्यों होंगे? इसके पीछे रीजन क्या होगा? या ये जो बंदा है बेनिफिशियल ओनर, ये तो छुप के बैठा क्यों है? ये अपने नाम पे शेयर क्यों नहीं खरीद लेता? इसने रजिस्टर्ड ओनर के नाम पे शेयर क्यों खरीदे? कहानी तो यही है ना कि ये बंदा छुप के बैठा है, ये अपनी आइडेंटिटी नहीं देना चाहता। ये क्या चाहता है कि सारे बेनिफिट्स मुझे मिले, डिविडेंड मुझे मिले, इनकम मेरी हो, वोटिंग राइट भी मैं ही करूँ, लेकिन सारा काम करेगा कौन? रजिस्टर्ड ओनर। मेरे नाम पे कुछ नहीं है। क्या कुछ गड़बड़ नहीं लग रही यहाँ पे? दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? मनी। इसको प्रिवेंट करने के लिए ये हमारे सेक्शन 89 और सेक्शन 90 आए कि जिसकी इनकम है, जिसके असेट्स हैं, वो क्या कर दे जी? डिक्लेयर कर दे कि ये असेट्स किसके हैं? मेरे। इसी के लिए सेक्शन 89 और सेक्शन 90। ठीक है जी कहानी। आपने कभी नाम सुना है G7 कंट्रीज? मोदी जी विजिट करते रहते हैं। इस G7 कंट्रीज ने मिलके एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया था, FAT। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब एक कमेटी है। इसका काम क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। इसका क्या काम था? मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना। तो वहां से ये रिकमेंडेशंस आई थी। वहां से क्या आई थी? ये रिकमेंडेशंस आई थी। और इंडिया ने कौन सा सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया? 89 और 90 इंट्रोड्यूस। ठीक है जी, G7 कंट्रीज में FATF ने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हर कंट्री के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये जो लोग छुपे हुए बैठे हैं ना, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इनके लिए क्या कर दिया? सेक्शन 89 और सेक्शन 90 आ गया। इससे ज्यादा हम हिस्ट्री में नहीं जाते, ये पुरानी बातें हैं, अब तो ये सब कुछ आ चुका है। तो अब आगे देखते हैं कि सेक्शन 90 के अंदर क्या है। चलिए जी कहानी शुरू। सेक्शन 90, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इन अ कंपनी। बेनिफिशियल ओनर हम देख चुके हैं, वर्ड क्या ऐड हो गया हमारा? सिग्निफिकेंट। मतलब ये थोड़ा बड़ा आदमी है तो बेनिफिशियल ओनर ये भी छुप के बैठा है, लेकिन ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है। इस पे जो शेयर होल्डिंग होने वाली है, जो कंट्रोल होने वाला है, वो थोड़ा ज्यादा है। वो क्या है जी? थोड़ा ज्यादा। ठीक है जी। देखो इसके अंदर बहुत चीजें मिलेंगी। जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि MCA ने, मिनिस्ट्री ने अलग से रूल बना दिए इसके लिए। वैसे तो मैनेजमेंट चैप्टर में आ रहा है, तो रूल क्या होने चाहिए थी? मैनेजमेंट रूल्स होने चाहिए MGT। लेकिन इसके रूल्स क्या है? SBO रूल। इसके रूल्स क्या है जी? हमारे SBO रूल्स पहले 2018 में आए, उसके बाद अमेंडमेंट हुई 2019 के, तो फाइनली जो अभी चल रहे हैं वो 2019 के रूल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 90 ऑफ द कंपनीज एक्ट,
एवरी एसबीओ इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं सेक्शन 90, हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखो कहानी यहाँ पे है क्या, बेनिफिशियल ओनर पढ़ लो, एसबीओ पढ़ लो, सारी कहानी किस चीज की है, डिस्क्लोजर की। कि भाई आपने, अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना तो आप बता दो कि भाई सारे बेनिफिट किसे मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, कहानी खत्म, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, आपको छुप के नहीं बैठना है, ठीक है जी। तो कहानी किस पे फोकस रहेगा, डिस्क्लोजर पे फोकस रहेगा। अगर डिस्क्लोजर आ गया तो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। मेन काम क्या है, डिस्क्लोजर आ जाए। जब उस बंदे ने डिस्क्लोज कर दिया कि मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो क्या कुछ अब रह गया, सारी इनकम किसकी हो रही है, उसकी हो रही है, सबको पता लग गया। इनकम टैक्स भी किस पे लगेगा, उस पे लगेगा, वो इनकम भी किसकी कंसीडर करी जाएगी, उसी का कंसीडर करी जाएगी। तो मेन मोटिव क्या है यहाँ पे, डिस्क्लोजर दिलवा। पीछे भी डिस्क्लोजर दिलवाया था 89 के अंदर, MGD4 MGD5, यहाँ पे भी क्या करवाएंगे, डिस्क्लोजर दिलवाएंगे, ठीक है जी। नेचर ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड अदर पर्टिकुलर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड। अब प्रिस्क्राइब पीरियड होगा कहाँ पे, कहाँ प्रिस्क्राइब होगा, ये रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब है कि कितने दिन में क्या करना है जी, डिस्क्लोजर देना है टू द कंपनी। किसको डिस्क्लोजर करेगा ये, कंपनी को। क्या सीधा एसबीओ रजिस्ट्रार को बताए, नहीं, एसबीओ किसको बताएगा, कंपनी को। कंपनी किसको बताएगी, रजिस्ट्रार को। जो हमने बेनिफिशियल ओनर में पढ़ा है वैसा ही कुछ फॉरवर्ड हो रहा है। विच इन टर्न विल इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार, कंपनी किसको बता देगी, रजिस्ट्रार को बता देगी। तो अगर आप एसबीओ हो तो आप क्या करो जी, कंपनी को डिस्क्लोजर दे दो। कंपनी क्या करेगी, कंपनी रजिस्ट्रार को बता देगी, कहानी खत्म। तो देखने में तो बड़ा छोटा सा लग रहा है, तुरंत खत्म हो गया। एसबीओ क्या करेगा, डिस्क्लोजर दे देगा, कंपनी क्या करेगी, रजिस्ट्रार को डिस्क्लोजर दे देगी, कहानी खत्म। इजी पीजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इन दिस कनेक्शन एमसीए हैज इशूड द कंपनीज एसबीओ रूल्स 2018। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, मिनिस्ट्री ने अलग से क्या कर दिए, रूल्स बना दिए जी। क्या कर दिए, रूल्स बना दिए इसके लिए, एसबीओ रूल्स 2018, विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग इन कनेक्शन विद द एसबीओ। वही बताता है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है और कैसे डिस्क्लोज करना है, ठीक है जी। कहानी यहाँ तक स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, एवरी इंडिविजुअल। देखो एक वर्ड पढ़ा है अभी तक, यहीं पे कहानी अटक गई है। क्या लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल। क्या वर्ड लिखा हुआ है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब, इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज की नोटिंग कर लो कि एसबीओ कौन होगा, हमेशा इंडिविजुअल ही होगा। एसबीओ कौन होगा जी, हमेशा इंडिविजुअल ही होगा। जब हम सेक्शन 89 पढ़ते हैं, जब हम सेक्शन 89 पढ़ते हैं तो वहां पे कहीं पे भी इंडिविजुअल वर्ड नहीं लिखा हुआ था। वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था, पर्सन। क्या पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आते हैं, नहीं आते हैं? तो आर्टिफिशियल पर्सन भी इसके अंदर आते हैं। ये कौन से सेक्शन के लिए है, सेक्शन 89। लेकिन जब मैं सेक्शन 90 पढ़ता हूं तो यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा हुआ है, एवरी इंडिविजुअल। तो एसबीओ कौन बनेगा, इंडिविजुअल ही बनेगा। एसबीओ कौन बनेगा, इंडिविजुअल ही बनेगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक? हु एक्टिंग अलोन, या तो वो अकेले, या तो खुद वो इतना बड़ा है, या टुगेदर, या किसी के साथ मिलके, थ्रू वन और मोर पर्सन। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है वर्ड, पर्सन। मतलब या तो इंडिविजुअल अकेला, या तो इंडिविजुअल अकेला। बनेगा कौन एसबीओ, बनेगा तो इंडिविजुअल ही बनेगा। कौन, इंडिविजुअल ही बनेगा। लेकिन इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए कौन आ सकते हैं, पर्सन आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं, पर्सन। तो पर्सन कौन हो जाते हैं, नेचुरल भी हो जाते हैं और आर्टिफिशियल भी हो जाते हैं। मतलब मेरे पास इतनी होल्डिंग है कि मैं अकेला क्या बन जाऊं, एसबीओ। मतलब मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं कंपनी के पास में, लेकिन मेरे पास इतनी होल्डिंग है इनडायरेक्टली कि मैं क्या हूं, एसबीओ। या तो मेरे पास अकेले के पास है, या किसी के साथ मिलके है। हो सकता है मेरे भाई के साथ मिलके है, मेरे फादर के साथ मिलके है, या फिर हमारी कोई कंपनी है उसके साथ मिलके है। तो जब किसी को मिलाना है ना, तो मिलाते टाइम वर्ड क्या आ गया है, पर्सन। मिलाते टाइम वर्ड क्या आ गया है, पर्सन। एसबीओ बनेगा कौन, इंडिविजुअल बनेगा, या तो अकेले या किसी और के साथ मिलके। और वो किसी और कौन होंगे, वो पर्सन हो सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं जी, पर्सन। और पर्सन में नेचुरल भी आ जाएंगे और आर्टिफिशियल भी आ जाएंगे। कह रहे हैं इसके अंदर पर्सन में ट्रस्ट भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ट्रस्ट भी आ जाएगा। और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी आ जाएगा। तो इंडिया का बाहर का अगर बंदा है ना, तो वो भी मेरी हेल्प कर सकता है। वो भी मेरी हेल्प कर सकता है क्या बनने में, एसबीओ बनने के। ठीक है जी। होल्ड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब मैं क्या होल्ड करूंगा कंपनी के अंदर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या होल्ड करूंगा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। क्या हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है बेनिफिशियल इंटरेस्ट की? क्या थी बेनिफिशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन? सेक्शन 89 में पढ़ी थी हमने।
मैं या तो कोई राइट एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ शेयर पे या डिविडेंड रिसीव कर पा रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, किसी अरेंजमेंट के थ्रू, किसी के भी थ्रू इनडायरेक्टली मैं क्या कर पा रहा हूँ, वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ या डिविडेंड रिसीव कर पा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है जी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मेरे पास क्या है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट। अब देखो सेक्शन 89 में वर्ड क्या यूज हुआ था बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 89 बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मीनिंग ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, यही बेनिफिशियल इंटरेस्ट दोनों सेक्शन में चलता है, 89 में भी यही है, 90 में भी यही है। पर यहाँ पे वर्ड क्या था, देखो ये देखो पहले लिख दिया इन्होंने सेक्शन 89 के लिए और सेक्शन 90 के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट यही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से, अदरवाइज के हिसाब से मेरे पास क्या राइट इंटाइटलमेंट है कि मैं कोई सारे राइट एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ शेयर के ऊपर, या मैं डिविडेंड रिसीव कर पा रहा हूँ, डिविडेंड में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ था, पर्सन। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ था, तो बेनिफिशियल इंटरेस्ट में डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पर्सन, लेकिन सेक्शन 90 में क्या लिखा हुआ है, इंडिविजुअल। तो जब मैं सेक्शन 90 के लिए बेनिफिशियल इंटरेस्ट पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे पर्सन नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा यहाँ पे, इंडिविजुअल। क्या पढ़ूंगा जी, इंडिविजुअल, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द। सेक्शन 90 स्पेसिफिक सेक्शन है किसके लिए, एसबीओ के लिए, और एसबीओ में वर्ड क्या यूज हो रहा है, इंडिविजुअल। क्या वर्ड यूज हो रहा है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ही चलेगा सेक्शन 90 के। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। ऑफ नॉट लेस देन, अब बात होगी कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा कैसे, मैं सिग्निफिकेंट कैसे बनूंगा। नॉट लेस देन 25%, यहाँ पे परसेंटेज कितनी बता दी है जी, 25%, और सच अदर परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब। और कौन सी वाली, जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब करी गई हो, जो कहाँ प्रिस्क्राइब करी गई हो। तो अगर रूल्स ने कुछ और बता दिए तो कौन सी वाली मानेंगे हम, रूल्स वाली। और रूल्स ने अलग बता दिया है, रूल्स ने 25 को कितना कर दिया है जी, 10%। कितना परसेंट कर दिया है रूल्स ने इसको, 10%। तो अभी हमारे लिए कौन सी फाइनल है, सेक्शन ने क्या बोला 90 ने, एसबीओ कौन है, वो इंडिविजुअल, या तो वो अकेले या किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलके क्या करे, कम से कम 25%, लेकिन रूल्स ने कितना बोल दिया, 10%। ये जो 25% है ना, ये पता है किसने बताया था, बताओ किसने बताया था, ये FATF, किसने बताया था, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। मैंने बोला था ना रिकमेंडेशन कहाँ से आई है, वो G7 की जो एक कमेटी थी, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने बोला था कि कितना परसेंटेज रखो एसबीओ के लिए, 25%। कितना परसेंटेज रखो, 25%। मतलब जिसके पास 25% से ज्यादा है ना, इनडायरेक्टली उसको क्या मान लेंगे हम, एसबीओ मान लेंगे। कंपनीज एक्ट के रूल्स ने कितना कर दिया इसको, 10%। कितना कर दिया जी, 10%। अब आप बताओ ये जो FATF है, क्या ये उन G7 कंट्रीज पे लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, हमारे ऊपर भी लग रहा है ये, लेकिन हमारे रूल्स ने कितना कर दिया इसे, 10%। क्या G7 ज्यादा स्ट्रिक्ट है या फिर इंडिया ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है, हाँ स्ट्रिक्ट, इंडिया स्ट्रिक्ट है या G7 स्ट्रिक्ट है। G7 ने रिकमेंडेशन दिया 25%, इंडिया ने कितना कर दिया, 10%। तो स्ट्रिक्ट कौन है ज्यादा, कौन ज्यादा स्ट्रिक्ट है जी, इंडिया। हमारे रूल्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बोला एसबीओ किसको मानेंगे, 25% वाले को। हमने क्या बोला, हम किसको मानेंगे एसबीओ, हम तो 10% वाले को ही मान लेंगे, जिसकी 10 से 11 भी हुई ना, या 10 हुई, उसको हम क्या मान लेंगे, ये कौन है जी, एसबीओ है। लेकिन अगर उनके हिसाब से चलते तो उन्होंने क्या बोला था, 25% वाले को क्या मानना, एसबीओ। तो 25%, 26% इसको क्या मानते हैं हम, एसबीओ। लेकिन हम मान किसको रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हो, रूल्स ने कितना बताया है, 10%। तो हमारे लिए एसबीओ कौन रहेगा जी, 10% वाला एसबीओ रहेगा, जिसके पास नॉट लेस देन कितना हो, 10%। अब 10% क्या, अब इसके लिए ना ये पैराग्राफ मत पढ़ना एक बारी, क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, नीचे ना लाइंस में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं। होल्ड इनडायरेक्टली, या तो क्या करे, इनडायरेक्टली होल्ड करे, या टुगेदर विद एनी डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ शेयर्स। 10% क्या हो उसके पास, शेयर्स हो, या होल्ड इनडायरेक्टली, या टुगेदर विद इनडायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% क्या हो, वोटिंग राइट हो। या तो 10% क्या हो, शेयर्स हो, या 10% क्या हो, वोटिंग राइट हो। 10% या 10% से ज्यादा, या फिर 10% क्या हो, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड, या उसका राइट हो किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर। कितना डिविडेंड, 10% ऑफ टोटल डिविडेंड, समझ आएगा नहीं। और अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल के ईयर के अंदर उसके बाद कितना डिविडेंड मिलता हो, 10% डिविडेंड मिलता हो।
या फिर हैज द राइट टू एक्सरसाइज और एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, या वो क्या कर पाए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पाए या क्या कर पाए, वो कंट्रोल कर पाए। तो हमारे लिए एसबीओ बनेगा कौन, एसबीओ कौन बनेगा जी, एसबीओ कौन बनेगा, इंडिविजुअल। पहली बात बनेगा कौन, इंडिविजुअल। कौन बनेगा जी, इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल या तो अकेला बन जाएगा, या तो क्या बन जाएगा, अकेला, अलोन, या किसी के साथ मिलके। किसके साथ मिल सकता है वो, पर्सन के साथ। किसके साथ मिल सकता है वो, पर्सन। पर्सन में कह रहे हैं ट्रस्ट भी आ जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी आ जाएगा। और वो एसबीओ क्या कर पाए, वो कंपनी के अंदर क्या कर पाए, 10% ऑफ शेयर्स को होल्ड कर पाए। कितने शेयर्स को होल्ड कर पाए, 10%। वोटिंग पावर भी कितनी कर पाए, 10% या 10% से ज्यादा। डिविडेंड भी कितना कर पाए, 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल डिविडेंड इन अ फाइनेंशियल लीवर। या क्या कर पाए वो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर पाए, या क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। सारी कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। सारी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। सारी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है। किसी भी एक में फंस गया तो क्या बन जाएगा, एसबीओ बन जाएगा। अब दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, होल्ड इनडायरेक्टली या फिर विद डायरेक्ट, या तो होल्ड इनडायरेक्टली या फिर विद डायरेक्ट होल्डिंग। डायरेक्ट होल्डिंग का मतलब क्या होता है, रजिस्टर में भी नाम मेरा है, बेनिफिट भी मुझे आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, डायरेक्ट होल्डिंग। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, रजिस्टर में नाम किसी और का, बेनिफिट्स मुझे आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, इनडायरेक्ट होल्डिंग। तो कह रहा है या तो इनडायरेक्टली हो, या तो क्या हो, इनडायरेक्टली हो, या फिर टुगेदर विद, या फिर टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग हो, या डायरेक्ट होल्डिंग के साथ मिला के। कितना हो जाना चाहिए, 10% हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 10% हो जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एक है मिस्टर ए, कौन है ये, मिस्टर, ठीक है जी। एक कंपनी है एबीसी, इस कंपनी में मिस्टर ए डायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब इनका नाम रजिस्टर में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में इनका नाम है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्टली। डायरेक्टली होल्ड करते हैं 6%। कितना होल्ड करते हैं, चलो एक बार 6 की जगह लिख देता हूँ, 20%। कितना होल्ड करते हैं, 20%। क्या ये एसबीओ है, क्या ये एसबीओ है, हाँ या ना, क्या ये एसबीओ है, अरे हम इंडिया नहीं रखेंगे, हमें क्या मतलब है किसी और से, कंपनी देख के हिसाब से क्या ये एसबीओ है, सबको यही लग रहा है एसबीओ है ये एसबीओ नहीं है, ये एसबीओ नहीं, ये एसबीओ नहीं है, ये एसबीओ नहीं है। अब क्यों नहीं है, मिस्टर एक इंडिविजुअल है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इंडिविजुअली बनेगा। कहानी है कि ये सारे शेयर डायरेक्टली होल्ड कर रहा है। कैसे होल्ड कर रहा है, इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है, तो ये कौन है, रजिस्टर्ड ओनर है। तो ये कभी एसबीओ बनेगा ही नहीं। कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इनडायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अभी देखो अभी बताते हैं, वो भी बताते हैं, और की भी आपको इंटरप्रिटेशन देते हैं, रुक जाओ। इनडायरेक्टली, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली होना चाहिए, ये जरूरी है। अब वहां पे एक बार फिर उस लाइन को पढ़ो, पहले एक बार इसको मैं लिख देता हूँ। ये जो शेयर होल्डिंग है ना, ये इनडायरेक्टली है। ये कैसे है जी, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसका नाम नहीं है। बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, मिस्टर ए को मिल रहे हैं। तो क्या ये एसबीओ है, तो क्या ये एसबीओ है, बिल्कुल ये एसबीओ है, क्योंकि एसबीओ क्राइटेरिया क्या है, 10% या 10% से ज्यादा, नॉट लेस देन 10% शेयर। तो इनके पास कितने शेयर है, 20%। कैसे हैं 20%, इनडायरेक्ट। कैसे है जी, इनडायरेक्ट, ठीक है जी। खाली डायरेक्टली से काम नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मिस्टर ए डायरेक्टली होल्ड करते हैं 6%। डायरेक्टली का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम है 6%। मिस्टर ए इनडायरेक्टली होल्ड करते हैं, क्या होल्ड करते हैं जी, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, किसी और का नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, लेकिन बेनिफिट किसको जा रहे हैं, इनको जा रहे हैं। कितने परसेंट होल्ड करते हैं इनडायरेक्टली, 5%। क्या ये एसबीओ है, क्या ये एसबीओ है, क्या ये एसबीओ है, बिल्कुल ये एसबीओ है, बिल्कुल ये एसबीओ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली होनी चाहिए, कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्टली होनी चाहिए। खाली डायरेक्टली से कभी भी कोई एसबीओ
नहीं बनेगा। अगर उसके बाद 1% भी इनडायरेक्टली है और 9% डायरेक्ट है तो क्या वो एसबीओ बनेगा? बिल्कुल वो एसबीओ बन जाएगा। टोटल कितना हो गया? 10%। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, 6 की जगह लिख दूं 9%, 6 की जगह कितना लिख दूं? डायरेक्टली 9%, इनडायरेक्टली 1%, इनडायरेक्टली 1%, टोटल कितना हो गया? 10%। डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली क्या एसबीओ बन गया? बिल्कुल बन गया। डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। समझ आएगा नहीं? अब एक बार उस लाइन को पढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है ये, होल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्टली, या तो क्या करे? इनडायरेक्टली होल्ड करे, मतलब अकेला इनडायरेक्टली कितना होल्ड करे? 10%। फिर आपने कहा इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? और, लेकिन वर्ड क्या लिखा हुआ है? टुगेदर, इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली के साथ मिलके उसकी डायरेक्ट होल्डिंग कितना बना दे? 10% ऑफ शेयर। या तो इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली के साथ कुछ डायरेक्ट मिलके क्या बना दे? 10% बना दे, तो वो क्या बन जाएगा? एसबीओ बन जाएगा। तो एसबीओ के लिए क्या लिमिट है? लिमिट एक ही है जी, 10%, नॉट लेस देन 10%। क्या हो? शेयर्स हो, वोटिंग राइट हो, डिविडेंड हो, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो या कंट्रोल हो। 10% शेयर्स, वोटिंग राइट, डिविडेंड या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल। क्लियर है यहाँ तक? नहीं? ठीक है जी। अभी ये वर्ड दोनों बाकी है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। वोटिंग राइट में भी कैसे देखेंगे? या तो इनडायरेक्टली वोटिंग राइट हो या फिर टुगेदर विद डायरेक्ट वोटिंग राइट हो। कितने? 10%। कितने हो जी? 10%। क्लियर है नहीं यहाँ तक? चलो अब देखते हैं ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या है। एक आर होगा, इधर जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इन सिंपल टर्म एसबीओ इज एन इंडिविजुअल। एसबीओ कौन होएगा जी? इंडिविजुअल। सिंपल टर्म में क्या एसबीओ कौन होगा? इंडिविजुअल। या तो वो अकेले, या तो वो अकेले, या फिर वो किसी के साथ मिलके। क्या यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मिस्टर ए अकेले और साथ में ना इसको इसका भाई भी हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? इसका भाई मिस्टर बी। उसके पास भी कुछ शेयर होल्डिंग है। एक कंपनी है जी एबीसी, उसके पास भी कुछ शेयर होल्डिंग है, वो सब इसको हेल्प कर रहे हैं क्या बनने में? एसबीओ। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी। या तो अकेला बन जाएगा या इसको हेल्प कौन कर देंगे? पर्सन हेल्प कर देंगे। ठीक है जी कहानी। क्या होल्ड करे? 10% शेयर्स, 10% शेयर्स या फिर 10% वोटिंग पावर या फिर 10% डिविडेंड राइट। बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट होल्डिंग और राइट टेकन टुगेदर और सच इंडिविजुअल एक्सरसाइज या क्या करे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल करे। या तो इनडायरेक्टली करे या डायरेक्ट के साथ मिलके करे। क्या करे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करे या कंट्रोल करे। क्लियर है कहानी यहाँ तक? द अमेंडेड रूल फर्दर एक्सप्लेन दैट इफ एन इंडिविजुअल डज नॉट होल्ड एनी इनडायरेक्ट राइट, अगर इनडायरेक्ट नहीं हुआ ना कुछ भी, एज मेंशन इन 1 2 3, क्या कभी भी एसबीओ बनेगा? he will not be considered as a SBO। अगर उसके पास इनडायरेक्ट नहीं है तो वो कभी भी एसबीओ नहीं बनेगा। क्या होना जरूरी है? इनडायरेक्ट होना जरूरी। अगर यार सब कुछ डायरेक्ट ही है तो कहानी खत्म होगी ना। उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है। वो बंदा छिपा हुआ ही नहीं है। जैसे अगर हमारी अंबानी जी है, कौन है जी? अंबानी जी है। अंबानी जी रिलायंस के अंदर लेट्स अज्यूम कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं? मान लो 25%। क्या अंबानी जी को हम एसबीओ बोल देंगे? भाई सब कुछ सामने है ना, सारी होल्डिंग कौन सी है? डायरेक्ट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी नाम किसका है? इन्हीं का है। तो ये कौन है जी? डायरेक्ट है। ये कभी भी एसबीओ नहीं। लेकिन अंबानी जी के पास अगर एक भी पर्सन इनडायरेक्ट है, एक भी पर्सन क्या है? इनडायरेक्ट है, तो अंबानी जी क्या बन जाएंगे? एसबीओ बन जाएंगे। 25 और एक कितना हो गया? 26। हमें चाहिए कितना था? 10%, तो ये क्या बन जाएंगे? एसबीओ। हाँ, चाहे 1% इनके पास किसी और पर्सन के थ्रू आ रहा हो, अपने बेटे को डायरेक्शन देते हैं कि डिविडेंड है ना जो तेरे पास आएगा। उनके बेटे का क्या नाम है? आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। उनको बोल रहे हैं कि जो आपके पास शेयर्स है ना उसका डिविडेंड मुझे देना। वोट कैसे डालोगे? जैसे मैं बोलूंगा। तो एक पर्सन हेल्प कर रहा है, तो ये क्या बन जाएंगे? एसबीओ। ये क्या बन जाएंगे? एसबीओ। हो सकता है रिलायंस के अंदर एक कंपनी ने शेयर होल्ड कर रखे हो। क्या कर रखे हो? एक कंपनी ने शेयर होल्ड कर रखे हो, और वो कंपनी किसकी बात मानती है? अंबानी जी की। अंबानी जी के पास डायरेक्ट कितने हैं? 25%, और वो कंपनी के पास कितना है? 1%। वो कंपनी किसकी बात मानती है? अंबानी जी की। वो अंबानी जी की बात क्यों मानेगी कंपनी? क्योंकि उस कंपनी में भी शेयर्स किसके होंगे? मेजोरिटी अंबानी जी के। तो क्या वो कंपनी हेल्प कर रही है अंबानी जी को? बिल्कुल कर रही है। तो क्या इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग आ गई? बिल्कुल आ गई। वो क्या बन जाएंगे? एसबीओ बन जाएंगे। तो एसबीओ बनेगा कौन? इंडिविजुअली बनेगा, या तो अकेले बनेगा या किसी और के साथ मिलके बनेगा। जिसके साथ मिलेगा वो कौन होने वाले हैं? पर्सन। वो कौन होने वाले हैं?
पर्सन, उसमें पर्सन में नेचुरल भी आ गया, आर्टिफिशियल भी आ गया, ट्रस्ट भी आ गया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी आ गया। और होना क्या चाहिए एसबीओ के पास? 10% शेयर्स, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड राइट, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल। लेकिन क्या चीज जरूरी है? इनडायरेक्ट होल्डिंग होनी ही होनी चाहिए, तभी वो क्या बनेगा? एसबीओ बनेगा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? चलो जी अब देख लेते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है। द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस was previously not defined, पहले डिफाइन नहीं था, and hence to provide clarity, clarity देने के लिए डेफिनेशन को इंसर्ट किया गया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस द पावर टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ द रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? जो आरओसी को बता रही है, उसी में तो बेनिफिशियल ओनर हूं ना मैं। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है? उस कंपनी के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। किसके अंदर पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ? डिसीजंस के अंदर। कौन से डिसीजंस के अंदर? या तो फाइनेंशियल डिसीजन है या ऑपरेटिंग डिसीजन है। इनमें कौन पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ? मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। किसकी वजह से पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ मैं? अपनी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट होल्डिंग की वजह से। लेकिन डायरेक्ट के साथ में कुछ क्या होनी चाहिए? कुछ तो इनडायरेक्ट होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या है जी? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो मैं क्या बन जाऊंगा? एसबीओ बन जाऊंगा। जस्ट क्या कर पा रहा हूँ मैं? पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। क्या कर पा रहा हूँ जी? पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ मैं? फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग डिसीजन के। क्लियर है कहानी यहाँ तक? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कोई दिक्कत? चलो जी एक डेफिनेशन, एक वर्ड और लिखा हुआ था कंट्रोल, वो कंट्रोल यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने वो स्टार्टिंग में लिख ली थी। तो कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? ये एक जनरल डेफिनेशन है जो सेक्शन 2 के कंपनीज एक्ट में दे रखी है। सेक्शन 2 इसको क्या बोलेंगे? 27 को। 27 क्या है हमारा? क्लॉज। डेफिनेशन में क्या आता है? डायरेक्ट क्लॉज। तो सेक्शन 2 क्लॉज 27 में कंट्रोल की डेफिनेशन दे रखी है। ये डेफिनेशन क्या है जी? कंट्रोल। कंट्रोल का क्या मतलब है? इंक्लूड द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। क्या कर पा रहे हो आप? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहे हो। कौन सी कंपनी में? रिपोर्टिंग कंपनी में। कौन सी कंपनी में? रिपोर्टिंग कंपनी में। रिपोर्टिंग कंपनी में आप मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहे हो। या क्या कर कंट्रोल कर पा रहे हो? मैनेजमेंट या पॉलिसी डिसीजन। पीछे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में क्या लिखा हुआ था? पार्टिसिपेट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आप पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल। जो आप बोलते हो ना वो ही मैनेजमेंट पॉलिसी में आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और पर्सन एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्न। एक पर्सन भी कर सकता है कंट्रोल, कुछ बंदे मिलके भी क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। किसकी वजह से कर सकते हो आप ये काम? अपनी शेयर होल्डिंग की वजह से। अगर डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? कंपनी एक्ट में अगर किसी को डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है तो कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स। कौन सा रेजोल्यूशन? ओआर। अगर मेरे पास 60% शेयर है, मेरे पास क्या है? 60% शेयर है, क्या डायरेक्टर में अपॉइंट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाऊंगा। क्या मेरे पास कंट्रोल है? बिल्कुल है। अगर मेरे पास कंट्रोल है क्या मैं एसबीओ बन जाऊंगा? देखना पड़ेगा इसके अंदर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो ये शेयर होल्डिंग से भी आ सकता है, ये मैनेजमेंट राइट से भी आ सकता है। हो सकता है मैनेजमेंट ने मुझे क्या दे रखे हैं? इतने राइट दे रखे हैं कि मैं क्या कर पा रहा हूँ? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर पा रहा हूँ, या फिर डिसीजंस को क्या कर पा रहा हूँ? कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैनेजमेंट राइट क्यों देगा मेरे को? मैनेजमेंट राइट क्यों देगा? हो सकता है कंपनी में मैंने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट लेके आया, कंपनी को पैसा चाहिए था, मैंने कहा मैं दे रहा हूँ जी कंपनी को पैसा, मेरे को शेयर्स वेयर्स नहीं चाहिए, शेयर्स नहीं चाहिए, इसको एज अ लोन लो आप, एज अ लोन लो। लेकिन एग्रीमेंट में क्या लिखवा दिया मैंने? कि मेरे पास राइट है। क्या राइट है? अपॉइंटमेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर। मैं बताऊंगा मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर कौन बनेंगे। तो मेरे पास क्या आ गए? मैनेजमेंट राइट आ गए। या फिर मेरे को कंपनी में क्या बना दिया है? एमडी बना दिया है। या फिर कंपनी में मेरे बेटे को क्या बना दिया है? एमडी बना दिया है। घूम फिर के राइट किसके पास आ गए हैं? मेरे पास आ गए। अगर बेटा मेरी बात मानेगा, जब होगा तब की तब। तीसरी बात, शेयर होल्डर एग्रीमेंट। या हमारे बीच में क्या बना हुआ है? कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना हुआ है, या कोई वोटिंग एग्रीमेंट बना हुआ है, या किसी भी तरीके से मेरे पास क्या है जी? मैं अपॉइंट कर पा रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को, या मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ पॉलिसी या मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है जी। किसको अपॉइंट कर पा रहा हूँ? मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को। या किसको कंट्रोल कर रहा हूँ? मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजन। ठीक है जी कहानी। अब ये कंट्रोल मैं कैसे कर रहा हूँ? मेरी शेयर होल्डिंग की वजह से, मेरे मैनेजमेंट राइट की वजह से, मेरे शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट की वजह से, वोटिंग एग्रीमेंट की, या किसी भी तरीके से अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मैं मेरे पास क्या है जी? कंट्रोल है। और अगर कंट्रोल है और इसमें कुछ भी इनडायरेक्ट है तो मैं क्या बन जाऊंगा? एसपीओ। मैं क्या बन जाऊंगा जी? एसपीओ। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत? ठीक है। तो एक बार जो हमने थोड़ा सा चार्ट बनाया था छोटा सा, उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं।
पर स्टार्टिंग से बनाते हैं हम, जो जो हमने अभी तक बनाया है पढ़ा है। सेक्शन 90 के अंदर एसबीओ बनेगा कौन, कौन बनेगा जी, इंडिविजुअल क्या बनेगा, एसबीओ। या तो अकेले बनेगा, या तो अलोन, या फिर टुगेदर। टुगेदर किसके, या यहाँ पे भी इंडिविजुअल लिखूंगे, यहाँ टुगेदर में लिख दो सर पर्सन। इसको हेल्प कोई भी कर सकता है, तो हेल्प कोई भी कर सकता है, सपोर्ट कोई भी कर सकता है। ये इंडिविजुअल एक कंपनी है जी, कौन सी कंपनी है, रिपोर्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है जी, रिपोर्टिंग कंपनी। रिपोर्टिंग कंपनी का मतलब यार उसी को रिपोर्ट करेगी आगे। इस कंपनी में इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली या फिर और टुगेदर विद डायरेक्टली, टुगेदर विद डायरेक्टली क्या कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है ये 10%, क्या कर पा रहा है जी 10% शेयर्स, शेयर्स वोटिंग राइट या फिर डिविडेंड राइट या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल। ठीक है जी, ये इंडिविजुअल इस रिपोर्टिंग कंपनी में इनडायरेक्टली या टुगेदर विद डायरेक्ट शेयर होल्डर क्या कर पा रहा है, 10% शेयर्स, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड राइट या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहा है। इसका कहने का मतलब है क्या यहाँ बीच में कोई और होगा या नहीं होगा, यहाँ बीच में कोई और होगा या नहीं होगा, क्या कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में कोई होगा या नहीं होगा, नहीं होगा जी। कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में कोई है या नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन कौन है जी यहाँ पे, रजिस्टर्ड ओनर कौन है जी यहाँ पे, रजिस्टर्ड ओनर है ही है। तो हमें यहाँ से समझ आता है कि ये रूट ऐसे जाएगा, इंडिविजुअल आरओ, आरओ टू रिपोर्टिंग। ठीक है जी, दोनों के बीच में कौन है, रजिस्टर्ड ओनर तो है। ये कौन सा ओनर हो गया हमारा, ये कौन सा ओनर हो गया, एसबीओ। अगर ये 10% से कम है तो यहाँ से एस हटा के क्या लिख दूं, पीओ। क्या लिख दूं यहाँ पे, पीओ लिख दूं। और इंडिविजुअल की जगह क्या लिख दूं, पर्सन लिख दूं। इंडिविजुअल की जगह क्या लिख दूं, पर्सन लिख दूं। पानी समझ आ गई, ये कौन होता है जी हमारा एसबीओ होता। समझ है यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत, इजी पीजी एकदम। लर्न करने के लिए क्या है, 10% शेयर, वोटिंग राइट, डिविडेंड या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर कंट्रोल। बनेगा कौन, एसबीओ, इंडिविजुअल बनेगा, या तो अकेले बन जाएगा या किसी पर्सन के साथ मिलके बन जाएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या टुगेदर विद डायरेक्टली। जरूरी क्या है, इनडायरेक्ट होल्डिंग होनी ही होनी चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी इस मेजोरिटी स्टेक की डेफिनेशन को नहीं पढ़ते हैं, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे इसको। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग, चलो जी यही पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ डायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या होती है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या होती है। डायरेक्ट का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम है, मेरी होल्डिंग क्या हो गई, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब किसी और का नाम है, बेनिफिट मुझे जा रही है। लेकिन एक पॉइंट और है इसके, वो भी देखिए। द अमेंडमेंट रूल्स प्रोवाइड दैट व्हेन एन इंडिविजुअल होल्ड एनी राइट और इंटाइटल इन डायरेक्टली इन द रिपोर्टिंग कंपनी द इंडिविजुअल शेल नॉट बी कंसीडर्ड एज एसबीओ। ये हमने पढ़ लिया पीछे ही। अगर सारे राइट उसके पास डायरेक्टली हैं तो वो कभी भी एसबीओ नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली होना चाहिए। इंडिविजुअल भी कंसीडर टू होल्ड राइट और इंटाइटलमेंट डायरेक्टली in the reporting company if he satisfy any of the following criteria। अगर इंडिविजुअल ने नीचे दिए गए क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया तो उस इंडिविजुअल को हम क्या मानेंगे, उसके पास कौन सी होल्डिंग है, डायरेक्ट होल्डिंग है। कौन सी होल्डिंग है जी, डायरेक्ट होल्डिंग। और अगर उसके पास डायरेक्ट होल्डिंग है, क्या वो एसबीओ बनेगा, नहीं जी वो एसबीओ नहीं बनेगा। समझ आई बात। नीचे कंडीशन दी हुई है दो, दोनों में से एक या दोनों, दोनों के बीच में क्या है जी, और है, दोनों के बीच में क्या है, और है। किसी भी एक को कंप्लाई कर दो, आप क्या बन जाओगे, डायरेक्ट शेयर होल्डर। आपकी होल्डिंग क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हो जाएगी। शायद इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग की डेफिनेशन बताओ। ठीक है जी। तो एसबीओ में से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन लाइफ में आगे जाके फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि एसबीओ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पनिशमेंट भी बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर ग्रिप होनी चाहिए। चलो पहला पॉइंट, द शेयर इन द रिपोर्टिंग कंपनी रिप्रेजेंटिंग सच राइट और इंटाइटमेंट हेल्ड इन द नेम ऑफ सच इंडिविजुअल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग। जो राइट है इंटाइटलमेंट रिपोर्टिंग कंपनी में है ना, वो किसके नाम पे है, वो मेरे नाम पे ही है। तो मैं कौन हूँ जी, डायरेक्ट शेयर होल्डर, रजिस्टर ओनर हूँ। तो मेरी शेयर होल्डिंग कौन सी है, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग। ये तो ईजी था, लेकिन बी वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है।
individual hold or acquire a beneficial interest in the shares of the reporting company under section 89(2) and has made a declaration in the regard to the reporting company. अब आपको बोलूंगा कि आप इंटरप्रेट करो ये क्या कहना चाह रहे हैं. मुश्किल काम कौन करेगा? बच्चे करेंगे. इजी काम कौन करेंगे? सर करेंगे. बताओ जी क्या कहना चाह रहे हैं. क्या मान लेंगे उसको? डायरेक्टली बोले. अगर एक बंदे ने अपना बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मतलब वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, वो कौन है? बेनिफिशियल ओनर ही है, और उसने डिक्लेरेशन दे दी है. कौन सी? 89(2) में. 89(2) में कौन सी डिक्लेरेशन जाती थी? MGT 5. अगर एक बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन दे दी है किसके अंदर? MGT 5 के अंदर, तो जितनी शेयर्स की उसने डिक्लेरेशन दे दी है ना, उन शेयर को हम क्या मान लेंगे? अब वो इनडायरेक्टली होल्ड नहीं करता है, अब वो क्या होल्ड करता है? उसे डायरेक्टली होल्ड करता है. ऐसा क्यों हुआ? हमारा मोटिव क्या है? डिस्क्लोजर लेना. उसने बता कहाँ दिया? 89 में बता दिया. जब वो 89 में बता चुका है तो अब हम उसे क्या मान लेंगे? ये क्या है? डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है. तो हम यहाँ किसको पकड़ रहे हैं? जिसने 89 में नहीं बताया. जिसने 89 में नहीं बताया उसको हम कहाँ पकड़ रहे हैं? SPO के अंदर पकड़ रहे हैं. मान लेंगे डीम्ड. ये क्या है जी? डीम्ड. ये क्या है? डीम्ड. मतलब वो करता इनडायरेक्टली है, लेकिन वो बता चुका है ना. मान लो एक कंपनी के थ्रू में शेयर होल्ड करता था इनडायरेक्टली, सारा कंट्रोल मेरे पास था. मैंने कंपनी को बता दिया जी MGT 5 कि ये जो शेयर्स है ना इस कंपनी के, इसको कंट्रोल मैं करता हूँ, बेनिफिशियल ओनर मैं हूँ. रिपोर्टिंग हो गई पूरी MGT 5 में. 5% करता था मैं. कितने करता था? 5%. मैंने बता दिया जी. जब मैंने बता दिया, मैंने डिस्क्लोजर दे दिया. डिस्क्लोजर. कंपनी का काम क्या था? डिस्क्लोजर मिलना. अब उन्हें पता है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है? मैं हूँ. वो अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्या लिख देंगे? रजिस्टर्ड ओनर ये है, बेनिफिशियल ओनर ये है. रिपोर्टिंग हो गई. ROC को भी पता लग गया मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ. पूरे ब्रह्मांड को पता लग गया बेनिफिशियल ओनर कौन हूँ? मैं हूँ. तो अब कुछ छुपा हुआ रह गया? कुछ छुपा हुआ नहीं है. तो अब मेरी शेयर होल्डिंग को क्या मान लेंगे? डायरेक्ट मान लेंगे. अब देखो, अब यही बात आती है. पहले एक बार फिर रिपीट कर देते हैं. डायरेक्ट शेयर होल्डिंग क्या होती है? या तो मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, ए पॉइंट, या फिर मेरा नाम नहीं है, मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, लेकिन मैं MGT 5 फाइल करके आ चुका हूँ, तो मेरी शेयर होल्डिंग को क्या मान लेंगे? डायरेक्टली मान. चलो ये आ जाओ वापिस चार्ट पे आ जाओ. ये इंडिविजुअल है, ये इस रिपोर्टिंग कंपनी में डायरेक्टली होल्ड करता है 5%. कितना होल्ड करता है डायरेक्टली? डायरेक्टली का मतलब इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, लेकिन हम डायरेक्टली की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं. डायरेक्टली में दो चीजें आ रही है. क्या आ रही है? रजिस्टर में नाम है या फिर बेनिफिशियल ओनर है, MGT 5 फाइल कर बता दिया. दूसरी बात, मैं कुछ ना इनडायरेक्टली भी होल्ड करता हूँ 4%, नहीं 7%. कितना परसेंट होल्ड करता हूँ? 7%. इस रिपोर्टिंग कंपनी में किसके थ्रू? इस रजिस्टर्ड ओनर के. और इसकी डिक्लेरेशन में MGT 5 में दे चुका. इसकी डिक्लेरेशन में MGT 5 में दे चुका. मैं एज अ इंडिविजुअल 5% तो रिपोर्टिंग कंपनी में डायरेक्ट होल्ड करता हूँ, 7% इस रजिस्टर्ड ओनर के थ्रू होल्ड करता हूँ. तो मतलब मैं यहाँ क्या बन गया? बेनिफिशियल ओनर. अब अगर टोटल देखे तो कितना बन गया? 12. कितना बन गया? 12. और SBO के लिए क्राइटेरिया क्या है? 10%. 10% क्या? शेयर्स लेके चलते हैं. शेयर्स में क्या लिखा हुआ है? या तो 10% इनडायरेक्टली मैं होल्ड करूं, या फिर टुगेदर विद माय डायरेक्ट होल्डिंग. कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए. मैं इस 7% की MGT 5 में रिपोर्ट कर चुका हूँ. इसको डायरेक्ट मानूं, इनडायरेक्ट मानूं? डायरेक्ट. इसको क्या मानूं मैं? डायरेक्ट. इस 5% को क्या मानूं? डायरेक्ट. क्या मैं SBO में रिपोर्टिंग करूं? नहीं करूंगा. क्यों नहीं करूंगा? सारी होल्डिंग कैसे है? इनडायरेक्टली है. सारी होल्डिंग कैसे है? डायरेक्टली है. तो करने की जरूरत ही नहीं है. अब मेरे पास है ना इस कंपनी में 1% शेयर और था इनडायरेक्टली. 1% और था जिसकी रिपोर्टिंग मैंने नहीं करी. जिसकी रिपोर्टिंग मैंने नहीं करी MGT 5 में. अब बताओ, इसकी रिपोर्टिंग MGT 5 में नहीं हुई, क्या मैं SBO में रिपोर्टिंग करूं? बिल्कुल करनी पड़ेगी. क्यों करनी पड़ेगी? इनडायरेक्टली कितनी है? 1%. डायरेक्टली कितनी है? 12. टोटल कितनी हो गई? 13. SBO में भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. ठीक है कहानी? कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए. और अगर आपने MGT 5 में उस चीज को बता दिया है तो हमारा काम ही क्या था? डिस्क्लोजर लेना. डिस्क्लोजर आ गया, कहानी खत्म. कोई डाउट किसी को?
इनडायरेक्ट में अगर 10% से ज्यादा, डायरेक्टली मानता हूँ मैं कि मैंने सीधा का सीधा मैंने क्या लिया है, इनडायरेक्टली लिया है, वो कितने परसेंट, 15%। कितने परसेंट लिए हैं, 15%। अब देखो 15% अगर आपके पास इनडायरेक्टली है तो आपको कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, एसबीओ में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर MDT5 में आपने पहले बता दिया, लेकिन देखिए देखो जैसी एप्लीकेबिलिटी आई है आपके ऊपर 15%, आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ गई है एसबीओ की, और अभी क्या है ये इनडायरेक्टली है, तो जब ये इनडायरेक्टली है तो आपको एसबीओ में करना चाहिए, स्ट्रिक्टर को कंप्लाई करना, ठीक है जी। हाँ हाँ, देखो वहाँ डायरेक्टली में क्या लिखा हुआ है, 89(2) के अंदर डिक्लेरेशन जानी चाहिए। 89(2) में कौन सी डिक्लेरेशन जाती है, MDT5 बीओ की जाती है, तो बीओ बताएगा तभी उसको डायरेक्टली मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। 89(2) में जानी चाहिए डिक्लेरेशन, 89(2) में MDT5 है, ठीक है जी। एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं इस चीज़ को, अगर आपको डाउट आया है तो। 89(1), 89(2), 89(2) MDT5 विद इन, ठीक है जी। तो 89(2) में MDT5 की क्लियर है, यहाँ तक कहानी कोई दिक्कत, डायरेक्ट इनडायरेक्ट शेयरिंग हो गई। अब एक चीज़ और है, बस यही लास्ट है, इसके बाद में सारा प्रोसीजर, ठीक है जी। इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग इज व्हेन अ शेयर होल्डर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग मान लेंगे हम, कब मान लेंगे, अगर शेयर होल्डर कौन है आपका, बॉडी कॉर्पोरेट है, आपका शेयर होल्डर एचयूएफ है, आपका शेयर होल्डर पार्टनरशिप एंटिटी है, आपका शेयर होल्डर ट्रस्ट है, या फिर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये किसकी बात कर रहा है, व्हेन अ शेयर होल्डर इज, जब शेयर होल्डर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ये एसबीओ बेनिफिशियल होने की बात कर रहा है, शेयर होल्डर की बात कर रहा है, शेयर होल्डर की मतलब ये आरओ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आरओ की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो आरओ है ना, यहाँ पे क्या लिख दो आप, यहाँ लिख दो या तो बॉडी कॉर्पोरेट, ये क्या लिख दो यहाँ पे एचयूएफ, या क्या लिख दो यहाँ पे पार्टनरशिप एंटिटी, या क्या लिख दो यहाँ पे ट्रस्ट, या क्या लिख दो पूल्ड इन्वेस्टमेंट। ये लोग कौन होंगे हमारे, रजिस्टर्ड ओनर। अगर ये बंदे रजिस्टर्ड ओनर है तो माना जाएगा शेयर होल्डिंग कैसे है, इनडायरेक्टली। क्या माना जाएगा, शेयर होल्डिंग कैसे है, इनडायरेक्ट। ये चीज मानी जाएगी, क्यों मानी जाएगी, अब आप एक बात सोचो, सीधा एग्जांपल लो, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी भी आती है इसके अंदर, बाकी सब तो बाद में भी देख लेंगे हम। क्या कह रहा है, एक कंपनी है जी ABC, ये कौन सी कंपनी है, रिपोर्टिंग कंपनी। कौन सी कंपनी है, रिपोर्टिंग। इसमें शेयर होल्डर है, इसमें शेयर होल्डर कौन है, XYZ लिमिटेड। क्या XYZ लिमिटेड इस कंपनी के शेयर खरीद सकती है, तो शेयर होल्डर कौन है, XYZ, ठीक है जी। कहानी यहाँ तक। जब भी आपकी कंपनी में शेयर होल्डर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप एंटिटी है, एचयूएफ है, या फिर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, या ट्रस्ट है, आप मान लेना शेयर होल्डिंग इनडायरेक्ट है। क्यों मान लेना, ये जो XYZ लिमिटेड है ये किसके आदेश के हिसाब से चल रही होगी, इसके शेयर होल्डर के हिसाब से। वो कौन होगा, कोई ना कोई इंडिविजुअल, हो सकता है इंडिविजुअल, हो सकता है कंपनी। अभी अज्यूम करते हैं वो कौन है, मिस्टर ए। कौन है जी, मिस्टर ए। मानते हैं मिस्टर ए ने इसके अंदर कितना होल्ड किया हुआ है, 60%। क्या XYZ लिमिटेड मिस्टर ए के हिसाब से चलेगी, क्या शेयर होल्डिंग इनडायरेक्ट हो गई या नहीं हो गई, क्या बेनिफिशियल ओनर आ गया नहीं आ गया। तो जब भी, अब मान लो ये एचयूएफ ने होल्ड किए हैं, किसने होल्ड करे हैं, एचयूएफ ने। अगर एचयूएफ ने होल्ड करें, एचयूएफ किसकी बात मानेगा, करता। करता कौन होने वाला है हमारा, इंडिविजुअल। तो ये इंडिविजुअल क्या बन सकता है, एसबीओ बन सकता है। इस होल्डिंग को क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट। क्या इनडायरेक्ट मानने का मतलब ये है कि एसबीओ बन गया, नहीं, जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट है, या तो बीओ होगा या एसबीओ होगा। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, 10% शेयर, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड राइट है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, ट्रस्ट है, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, आप मान लेना आपके शेयर होल्डर क्या है, इनडायरेक्ट शेयर होल्डर है। ये रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर दोनों नहीं हो सकते, इनके पीछे कोई ना कोई पक्का होगा। ये इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग मानी जाएगी। क्लियर है नहीं, ठीक है जी यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सा फिल कर दिया है हमने। और यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट, ये बीसी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एचयूएफ है, ये पार्टनरशिप एंटिटी है, ट्रस्ट और ये पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। ये लोग कौन है, हमारे रजिस्टर्ड ओनर। इनको कंट्रोल कौन कर रहा होगा, कोई ना कोई इंडिविजुअल हो सकता है। इस लाइन में, इस सीक्वेंस में ऐसा नहीं हो सकता कि
क्या ऐसा हो सकता है XYZ लिमिटेड एबीसी की शेयर होल्डर है? XYZ के अंदर भी जो मेजर शेयर होल्डिंग है ना वो किसकी है? YZ लिमिटेड। हो सकती है, लेकिन एट द एंड क्या पता YZ लिमिटेड में कौन बैठा हो? मिस्टर ए बैठा हो मेजर शेयर होल्डर। तो एट द एंड पकड़ेंगे किसको? SBO तो यही बनेगा, लेकिन BO कौन बन सकता है? BO कोई भी बन सकता है। बेनिफिशियल ओनर के लिए वर्ड क्या था? पर्सन। तो ये भी क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा एंटिटी 5 के अंदर। लेकिन SBO कौन बनेगा? ये मिस्टर ए ही बनेंगे। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक? चलो ठीक है, यहाँ तक कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक चीज रह गई। अब एक बात बताओ, ये डेफिनेशन छोड़ी थी मेजॉरिटी स्टेक की। हाँ, वापस बनाते हैं वही चार्ट। एक कंपनी है जी XYZ, ABC ले रहे हैं तो ABC लेंगे, ABC। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर बार बार रिपीट करे जा रहे हैं कि चीज XYZ, नहीं लग रहा है सर? ABC लिमिटेड में XYZ लिमिटेड कौन है? शेयर होल्डर। ठीक है जी, शेयर होल्डर है। कितना होल्ड करता है? लेट अज्यूम 30%। कितना होल्ड करता है? 30%। XYZ में एक है मिस्टर ए, कितनी शेयर होल्डिंग है? 10%। क्या ये XYZ लिमिटेड मिस्टर ए की बात मानती होगी? सारा कंट्रोल ए के पास में है, तो इसको SBO बनाए या ना बनाए? क्या इसको SBO बनाए, BO बनाए? तो इसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक डेफिनेशन दी हुई है मेजॉरिटी। क्या देखना पड़ेगा? SBO BO वही बनेगा जिसके पास क्या होगा? मेजॉरिटी स्टेक। अब आ जाओ जी उस डेफिनेशन पे, वो क्या कहती है? हाँ, होल्डिंग मोर देन, मेजॉरिटी स्टेक क्या है? होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल इन द बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या हो? उसका 1/2 से ज्यादा क्या हो? इक्विटी शेयर हो। होल्डिंग मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग राइट, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या हो? उसके हाफ से ज्यादा वोटिंग राइट हो, या फिर क्या हो? 1/2 से ज्यादा डिविडेंड राइट हो। क्या ये वो BO SBO के लिए? नहीं जी, ये जो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर है ना, हमारी कंपनी में शेयर होल्डर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म। अब उनके पीछे कौन है उसको देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? क्या उस बंदे के पास मेजॉरिटी स्टेक है या नहीं है? तो मिस्टर ए को मैं कब पकड़ूंगा? जब मिस्टर ए के पास में क्या होगा? मेजॉरिटी स्टेक होगा। और मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है? मोर देन हाफ, मतलब इसके पास 51% होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 51% कंपनी है तो इक्विटी शेयर, बॉडी कॉर्पोरेट है तो वोटिंग पावर, और या फिर क्या है? डिविडेंड। क्या क्या होना चाहिए? डिविडेंड राइट होना चाहिए। तो मिस्टर ए, क्या अब इस केस में मिस्टर ए SBO बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? 51% मेजॉरिटी स्टेक आ गया इसके अंदर। और ये कंपनी जो रजिस्टर्ड ओनर है, ये क्या है? हमारा रजिस्टर्ड ओनर। रजिस्टर्ड ओनर कितना होल्ड कर रहा है? 30%। क्या ये 10% से ज्यादा है? तो इनडायरेक्टली कितना हो गया? 10% से ज्यादा हो गया। मिस्टर ए क्या बन जाएगा? SBO। कोई दिक्कत? तो मेजॉरिटी स्टेक को यहाँ पे मत लेके आना, यहाँ घुसाने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी स्टेक कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट कितनी है? यहाँ पे अगर लिमिट पूछूं आपसे SBO के लिए 10%। कितनी है जी? 10%। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या देखना है? मेजॉरिटी स्टेक। उसमें क्या देखना है? मेजॉरिटी। क्लियर है? नहीं मजा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है? चलो एक बार रिपीट करते हैं। SBO बनेगा कौन? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या तो अकेले या फिर किसी के साथ मिलके। किसके साथ मिल सकता है? पर्सन। पर्सन में ट्रस्ट भी आ जाएगा, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया भी आ जाएगा। ठीक है जी। इंडिविजुअल रिपोर्टिंग कंपनी में क्या करे? 10% शेयर होल्ड करे, 10% वोटिंग राइट होल्ड करे, 10% डिविडेंड होल्ड करे, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या फिर कंट्रोल। ये सारी चीजें या तो इनडायरेक्टली हो या फिर टुगेदर विद डायरेक्ट हो। टुगेदर विद डायरेक्ट का मतलब कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए। हमारा रजिस्टर्ड ओनर कौन होगा? जिसमें हम मान लेंगे शेयर होल्डिंग इनडायरेक्ट है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो ट्रस्ट है, अगर वो पार्टनरशिप एंटिटी है, अगर वो पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है या HUF है, हम क्या मान लेंगे? इसकी शेयर होल्डिंग है ना, इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि ये खुद कार्यकर्ता नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ है। अब एक बात मानो, मेरी कंपनी में प्रभनोर शेयर होल्डर है 30%, ये एक इंडिविजुअल है। क्या मेरे को कभी भी डाउट होगा कि ये शेयर होल्डिंग इनडायरेक्ट है? मैं क्या मानूंगा इसको? ये क्या है? डायरेक्ट है। इंडिविजुअल के केस में क्या अज्यूम कर सकते हो आप? डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हो। लेकिन अगर ये कंपनी है तो क्या अज्यूम करना? ये शेयर होल्डिंग इनडायरेक्ट है। ये शेयर होल्डिंग क्या है जी? इनडायरेक्ट। ठीक है जी।
बेनिफिशियल ओनर का क्राइटेरिया हो गया, बार बार वर्ड आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो कौन सी शेयर होल्डिंग डायरेक्टली है, जिसका नाम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है तो वो शेयर होल्डिंग क्या है, डायरेक्टली, या फिर वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके पास लेकिन उसने क्या कर दिया है, MGD 5 फाइल कर दिया है, सेक्शन 89(2) के अंदर डिक्लेरेशन दे दी है, तो उसकी शेयर होल्डिंग को हम क्या मान लेंगे, डायरेक्ट। हमारा एट द एंड मकसद ही क्या था, बंदे को पकड़ना, डिस्क्लोजर लेना, डिस्क्लोजर मिल गया, कहानी खत्म, उसको क्या मान लेंगे हम, डायरेक्ट। ठीक है जी, उसको क्या मान लेंगे हम, डायरेक्ट मान लेंगे, उतनी शेयर होल्डिंग को डायरेक्ट मान लेना। लेकिन अगर उसने 1% भी छुपा लिया ना इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट आ गई और डायरेक्ट मिला के अगर 10 से ज्यादा हो गई या 10 हो गई तो वो क्या बन जाएगा, SBO। ठीक है जी कहानी। हमने पढ़ा है मेजोरिटी स्टेक, मेजोरिटी स्टेक का क्या काम है यहाँ पे, यहाँ तो 10% चल रहा है, नहीं जी, वो इनडायरेक्ट में रजिस्टर्ड ओनर के ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मेजोरिटी स्टेक। और मेजोरिटी स्टेक में अगर कंपनी है तो मोर देन 1/2 इक्विटी शेयर, बॉडी कॉर्पोरेट है तो हाफ से ज्यादा वोटिंग पावर, या फिर डिविडेंड का राइट होना चाहिए हाफ से ज्यादा। ठीक है जी कहानी, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, एक कंपनी में 10 मेंबर है, ठीक है जी, हर किसी के पास 10% की पावर, ठीक है जी, 100% हो गया। ये 10 जो लोग हैं, ये 10 लोग कौन है, इंडिविजुअल है क्या है, ये सारे 10 के 10 इंडिविजुअल, ठीक है जी। ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी में होल्ड करती है, कितना, ये भी 10% से ज्यादा होगा, ठीक है। सारे मेजोरिटी स्टेक ही नहीं है तो वो SBO बनेंगे ही नहीं, SBO किसी एक के पास भी मेजोरिटी स्टेक होता तो वो बन जाता है SBO। अब सबके पास 10-10% है तो मेजोरिटी स्टेक नहीं, वो SBO नहीं बनता। देखो अब वो मिलके देखना पड़ेगा ना, क्या वो मिलके सारे एक साथ कंट्रोल कर रहे हैं या फिर सारे अलग अलग ही हैं। मान लो आप शेयर होल्डर 10%, मैं शेयर होल्डर 10%, आप अपनी वोटिंग राइट डालते हो, मैं अपनी वोटिंग राइट डालता हूँ, हम दोनों का कोई एक लेना देना ही नहीं है, तो उस कंपनी में हम मिलके कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आप कहते हो हाँ ये काम करो, मैं कहता हूँ नहीं ये काम नहीं करना है, तो कंपनी में किसी का भी मेजोरिटी स्टेक नहीं है, मेजोरिटी स्टेक होना जरूरी है। नहीं, फिर इनडायरेक्ट का मतलब कब है, नहीं मानेंगे तो इनडायरेक्ट है उसकी शेयर होल्डिंग, उसकी मानेंगे इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग है। देखो कंपनी के ऊपर कंपनी है और कंपनी में 10 बंदे 10-10% होल्ड कर रहे हैं, तो जब कंपनी के ऊपर कंपनी शेयर होल्डर है, रजिस्टर्ड ओनर एक कंपनी है, तो मैं मानूंगा शेयर होल्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट है, शेयर होल्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट है। लेकिन इसके लिए फिर देखना पड़ेगा कि SBO कोई बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मेजोरिटी स्टेक। अब मेजोरिटी स्टेक में कोई SBO नहीं बन रहा है तो डिक्लेरेशन नहीं आएगी, लेकिन मैं मानूंगा शेयर होल्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है जी कहानी, हाँ नहीं बन। अगला केस आता है हमारा, अब एक बार बीच वाला छोड़ के आप आगे आ जाओ, डिक्लेरेशन बाय SBO। अब ये भी तो पढ़ लेते हैं, SBO बन तो गया हमारा, बन के तैयार हो गया, हमें पता लग गया SBO कौन है। अब उससे क्या लेनी पड़ेगी जी, डिक्लेरेशन, क्या लेनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 9 एज रिगार्ड टू द SBO रूल, रूल 3 ऑफ SBO रूल स्टेट दैट एवरी इंडिविजुअल, देखो बार बार वर्ड क्या आता है, इंडिविजुअल हु इज द SBO, जो क्या बन गया है, SBO। अब हमें पता लग गया SBO बनेगा कैसे, इन अ रिपोर्टिंग कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट रूल 2019। ये कब की बात हो रही है, जिस दिन ये अमेंडमेंट रूल आए थे, जिस दिन ये अमेंडमेंट रूल आए थे, और वो बंदा क्या है, SBO है। और रूल आए कब थे, 8/2/2019 को। अभी हम उस डेट की बात कर रहे हैं जिस दिन ये रूल्स आए हैं, अमेंडमेंट रूल। अमेंडमेंट रूल कब आए हैं, 8/2/2019। जैसे ही रूल आए ना 8/2/2019 को, मैंने देखा कि मैं कौन हूँ जी, SBO में आ रहा हूँ, मैं किस में आ रहा हूँ, SBO में आ रहा हूँ। कब आ रहा हूँ मैं, रूल्स के आते ही। अब मुझे क्या करना है, मेरे को डिक्लेरेशन देनी है फॉर्म नंबर बेन 1। फॉर्म कौन सा रहेगा, बेन। किसको देनी है मेरे को, रिपोर्टिंग कंपनी को, कितने दिन में, 90 डेज। 90 डेज कहां से, जब मैं SBO बना था, जब अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट रूल। तो जिस दिन अमेंडमेंट रूल आए थे उस दिन मैं SBO था ऑलरेडी, तो मुझे कितना टाइम मिल गया, 90 दिन। क्या इसकी कोई रेलिवेंस है भाई, रूल आए थे 2019 में, 90 दिन खत्म हो चुके हैं, अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू रूल 4 रिपोर्टिंग कंपनी को भी फाइल करना है बेन 2 किसके पास, रजिस्ट्रार के पास में, कितने दिन में, 30 दिन में। जैसे ही बंदे से बेन 1 आया, रिपोर्टिंग कंपनी किसको बता देगी, रजिस्ट्रार को बता देगी। फॉर्म कौन सा रहेगा, बेन 2 कितने दिन के अंदर, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है जी। एन इंडिविजुअल हु सब्सिक्वेंटली बिकम SBO, अब क्या हो रही है, किसकी बात हो रही है, रूल्स आने के बाद में बंदा क्या बना है जी, SBO। shall be required to file a declaration in form number Ben 1 with the reporting company within 30 days। अब ये वाला जी प्रेजेंट में रेलिवेंट है,
अगर आज कोई एसबीओ बनता है तो उसे कितने दिन में बताना है? 30 डेज। फॉर्म कौन सा रहेगा? बेन वन। तो वो जो MGD4 MGD5 MGD6 है वो सेम क्राइटेरिया चल रहा है। यहाँ पे एक ही फॉर्म है, बेन वन कितने दिन में जाएगा? 30 दिन में। वहां पे भी कितने दिन में जा रहा था? 30 दिन में। अब ये एक एक्सप्लेनेशन है, वैसे तो इसकी जीरो रेलिवेंस है, लेकिन ये थोड़ी सी ना घुमा के लिखी थी। जब घुमा के लिखी हुई है तो मुझे ज्यादा पसंद आती है, और फिर मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ के बताओगे क्या लिखा हुआ। इफ एन इंडिविजुअल बिकम एसबीओ in the reporting company, or if SBO undergoes any change within 90 days of commencement of company's SBO rules, it shall be deemed that such individual became the SBO, or any change happened on the date of expiry of 90 days from the date of commencement of said rules, and the period of 30 days for filing will be reckoned accordingly. ठीक है जी। तो लॉ की भाषा है, अभी के लिए जीरो रेलिवेंस, अभी के लिए जीरो रेलिवेंस, लेकिन जब लिखा हुआ है तो पढ़ना तो आना चाहिए। तो एक पढ़ के देखो अभी के लिए कौन सा रेलिवेंट है हमारे पास। अगर आप एसबीओ बने हो, एसबीओ में कोई चेंज आ रहा है कितने दिन में बता देना? 30 दिन में। फॉर्म कौन सा रहेगा? बेन वन। कंपनी क्या करेगी आगे? रजिस्ट्रार को बताएगी फॉर्म कौन सा रहेगा? बेन टू। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। बाकी सब कहानी कोई काम की नहीं है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए। तो पढ़ के देखो क्या कह रहा है। कब क्या चेंज हो रहा है, कब क्या हो रहा है, बस इतना लिखा हुआ चेंज आ रहा है। तो बन रहा है चेंज आ रहा है, फिर बन रहा है चेंज आ रहा है, तो हमें पता है 30 दिन में बताना है। फिर सबसे पहला एक केस पढ़ा हमने, क्या लिखा हुआ था उसके अंदर? सबसे पहले में क्या लिखा हुआ था? ये रूल कब आए हैं? 2000 डेट बताओ। 8/2 अभी आए हैं रूल। अगर जिस दिन रूल आए हैं उस दिन आप क्या थे? एसबीओ थे। मतलब आप इस वाले पीरियड में या इस दिन आप क्या हो जी? एसबीओ। कितने दिन में बताओगे? कितने दिन में बताओगे? 90 डेज। कितने दिन में बताओगे जी? 90 दिन के अंदर आपको बता 90 डेज के अंदर बताना है। फॉर्म कौन सा रहेगा? देन ये हो गया आपके 90। ये क्या हो गया आपके 90 दिन में बताना है। जिस दिन अगर रूल्स आए हैं उस दिन आप क्या हो? एसबीओ हो, तो 90 दिन के अंदर बता देना। ठीक है जी। अब रूल्स आने के बाद मान लो 8/2/2019 को रूल आए, अगले दिन 9/2/2019 को मैं बन गया एसबीओ। कितने दिन में बताऊं? वैसे देखें तो सेकंड में क्या लिखा हुआ था? 30 दिन में बताओ। रूल्स आने के बाद कितने दिन में बताओ? 30 दिन में। 30 दिन में बताओ। कितने दिन में बताओ? रूल्स आने के बाद अगर आप एसबीओ बन रहे हो तो 30 दिन में बताओ। कितने दिन में बताओ? 30 दिन में। लेकिन ये जो 90 दिन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये 90 दिन, इस पीरियड को बोलते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल। अगर इस पीरियड में आप एसबीओ बने हो या आपके एसबीओ में चेंज आया है, या तो आप एसबीओ बने हो या एसबीओ में क्या आया है? चेंज आया है। कौन से पीरियड में? रूल्स आने के 90 दिन तक। भाई नए नए रूल्स आए हैं ना, अभी तो लोगों ने पढ़े ही नहीं है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। 8/2/2019 को रूल आया, 9/2/2019 को मैं एसबीओ बन गया। अगर 30 दिन में डिक्लेरेशन देनी पड़ी है, अभी तो मैंने रूल्स ही नहीं पढ़े हैं, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो क्या बोल दिया है? 90 दिन क्या है जी? ट्रांजिशनल पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल का मतलब अभी आपको टाइम दे रहे हैं, आप समझ लो। और आप डिक्लेरेशन कब दे देना? यहाँ से जैसे ही 90 दिन पूरे हो ना, यहाँ से 30 दिन में डिक्लेरेशन दे। कितने दिन में डिक्लेरेशन दे देना? 30 दिन। फॉर्म कौन सा रहेगा हमारा? तो 3 केस हो गए। एक क्या हो गया? जिस दिन रूल आए उस दिन आप एसबीओ हो, मतलब आप ऑलरेडी हो, तो आपको 90 दिन में बता रहे। रूल्स आने के बाद में अगले 90 दिन तक अगर आप एसबीओ बने हो या आपके एसबीओ में कोई चेंज आया है, तो जैसे ही वो 90 दिन खत्म हो वहां से 30 दिन में बता देना। क्या ये टाइम पीरियड खत्म हो चुका है आज के टाइम में? हाँ, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आज के टाइम में क्या चल रहा है? इस 90 दिन के बाद में इस वाले पीरियड में अगर आप एसबीओ बने हो तो आप फाइल कर देना बेन वन। कितने दिन में? 30 दिन। अभी एट प्रेजेंट ये वाला पीरियड चल, ठीक है जी, ये भी निकल गया है और ये नीचे वाले 90 दिन भी निकल गए।
ठीक है कहानी? अभी तो इसकी कोई रेलिवेंस नहीं। चलो नॉन एप्लीकेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे, वापस ऊपर आ जाओ। ओनस ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी, बस अब खत्म है, थोड़ा सा बचा है बस। ओनस ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी, ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी? रिपोर्टिंग कंपनी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर? आप आइडेंटिफाई करो कि एसबीओ कौन है और उससे डिक्लेरेशन दिलवाओ। उससे क्या दिलवाओ जी? डिक्लेरेशन दिलवाओ। अगर कोई बंदा ढीठ है, डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्टिंग कंपनी की, कि वो ढूंढे कि एसबीओ कौन है और उससे क्या करवाए? डिक्लेरेशन दिलवाए। डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा? बेन वन। कौन सा फॉर्म? बेन वन। ठीक है जी कहानी? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्टिंग कंपनी। अब रिपोर्टिंग कंपनी को कैसे पता लगेगा यार? वही बात कि अगर उसकी लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर में कोई कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एचयूएफ है, या कोई पार्टनरशिप एंटिटी है, या कोई पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो उसे समझ जाना चाहिए शेयर होल्डिंग क्या है? इनडायरेक्ट है। ये क्या है जी? इनडायरेक्ट है। तो उनको नोटिस भेज दे कि भाई आप बताओ कि आपके यहाँ पे कोई एसबीओ तो नहीं है ना, आपके पीछे कोई मेजोरिटी स्टेक होल्ड करके तो नहीं बैठा है ना, अगर बैठा है तो उससे क्या करवाओ? डिक्लेरेशन दिलाओ। तो ये काम किसको करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग कंपनी को करना पड़ेगा। समझ आएगा नहीं? क्या कह रहा है? द ड्यूटीज ऑन द रिपोर्टिंग कंपनी टू आइडेंटिफाई एसबीओ एंड कॉज सच एसबीओ टू मेक अ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। कि आप ना हमें डिक्लेरेशन दिलाओ जी एसबीओ से। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिपोर्टिंग कंपनी। ठीक है जी? आइडेंटिफाई करो। और क्या रिपोर्टिंग कंपनी को पता होगा, नहीं पता होगा मेरी कंपनी में शेयर होल्डर कौन है? तो अगर वो शेयर होल्डर इनडायरेक्ट वाले हैं तो समझ जाओ उनको क्या भेज दो जी? नोटिस भेज दो। एज पर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 90 एवरी रिपोर्टिंग कंपनी शेल गिव नोटिस इन फॉर्म बेन फॉर्म। कौन से फॉर्म में नोटिस देना है? बेन फॉर्म। किसको देना है? एनी पर्सन। नहीं, मेंबर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन। पर्सन में कौन आ जाता है? नेचुरल भी आ जाएगा, आर्टिफिशियल भी आ जाएगा। किसी को भी नोटिस भेजो, किसी भी पर्सन को, कौन से फॉर्म में भेजो? बेन फॉर्म में। और उससे क्या पता लगवाओ कि भाई whom the company knows or has reason to cause belief, जिस कंपनी को लगता है इस बंदे को किसके बारे में पता होगा? एसबीओ के बारे में पता होगा, उसको क्या भेज दो जी? नोटिस भेज दो। चाहे वो बंदा मेंबर है या मेंबर नहीं है, वेदर और नॉट अ मेंबर। तो कंपनी, रिपोर्टिंग कंपनी, तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुझे किसको ढूंढना है? तुझे एसबीओ को ढूंढना है। तुझे किसको ढूंढना है? और उससे क्या लेनी है? डिक्लेरेशन लेनी है। तो एसबीओ को ढूंढने के लिए तू क्या भेज सकता है? नोटिस भेज सकता है। फॉर्मेट क्या रहेगा? बेन फॉर्म। नोटिस भेज किसको? एनी पर्सन। किसको भेज दे जी? एनी पर्सन। चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो मेंबर नहीं है। और उससे नोटिस किसको भेजे? क्या आपको आज तक कभी कोई नोटिस आया है बेन फॉर्म में? क्यों आएगा आपको नोटिस? नहीं आएगा। तो नोटिस भेजेगी किसको? कंपनी। कंपनी को क्या लगता है? टू बी अ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी को लगता है कि ये बंदा कौन है? एसबीओ है। अगर कंपनी को लगता है, रिलायंस को लगता है हमारे यहाँ पे हर्ष क्या है जी? एसबीओ। चाहे हर्ष मेंबर हो, चाहे हर्ष मेंबर ना हो, हर्ष को नोटिस आ जाएगा कौन से फॉर्म में? बेन फॉर्म। क्योंकि कंपनी को क्या लगता है ये कौन है? एसबीओ है। तो इसको क्या भेज देगी? नोटिस भेज देगी। ठीक है जी? बेन फॉर्म में। दूसरी बात, हैविंग नॉलेज ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द एसबीओ। या कंपनी को क्या लगता है कि ये एसबीओ नहीं है, हर्ष एसबीओ नहीं है, लेकिन हर्ष को ना नॉलेज है। हर्ष को क्या है जी? नॉलेज है कि एसबीओ कौन है। हर्ष को पता है कि एसबीओ कौन है, तो हर्ष को नोटिस भेज देंगे कि बता एसबीओ कौन है। हाँ, ये कौन है? हर्ष कौन है? सूत्र है जी। हर्ष आप कौन हो? सूत्र है। तो या तो कंपनी को लग रहा है कि ये बंदा कौन है? एसबीओ है। या कंपनी को क्या लग रहा है? इस बंदे को नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? कि एसबीओ कौन है। तो उसको भी क्या जा सकता है? नोटिस जा सकता है। और अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज। ये आप बता दो क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे हूँ मैं, तीसरे पे नहीं आया हूँ। पहला पॉइंट क्या था? कंपनी को लगता है ये एसबीओ है, उसको नोटिस भेज दो। फॉर्म कौन सा रहेगा? बेन फॉर्म। दूसरी बात, कंपनी को लगता है इसको नॉलेज है किसकी? एसबीओ की, उसको भी नोटिस भेज दो कि भाई तू बता दे कौन है एसबीओ। या फिर अनदर पर्सन लाइकली टू हैव सच नॉलेज। फिर से फिर से पहला नोटिस गया हर्ष को। क्यों दिया हर्ष को नोटिस? क्योंकि लगा हर्ष कौन है? एसबीओ है। तो हर्ष को क्या चला गया? बेन फॉर्म। दूसरे केस में क्या हुआ कि लगा कि हर्ष को पता है कि एसबीओ कौन है, तो हर्ष को नोटिस दे दिया। फिर हाँ, हर्ष को पता है कि दीपक को पता है कि एसबीओ कौन है। दीपक एसबीओ नहीं है,
हर्ष को पता है कि दीपक को पता है कि एसबीओ कौन है, तो हर्ष किसको जानता है, एक अनदर पर्सन को जानता है जिसको किसकी नॉलेज है, एसबीओ की नॉलेज है, तो भी हर्ष को नोटिस आ सकता है। ठीक है जी, एक तो एसबीओ है, लगता ही एसबीओ है, नोटिस भेज दो। इसको पता है एसबीओ कौन है, इसको नोटिस भेज दो। इसको पता है कि किसको पता है कि एसबीओ कौन है, फिर भी इसको नोटिस भेज दो। ठीक है जी, तीसरी टू बी हैव बीन एसबीओ at any time during the 3 year immediately preceding the date on which the notice is issued, या फिर ये बंदा हमारी कंपनी में पिछले 3 सालों में क्या था, एसबीओ था, तो उसको भी मैं नोटिस दे सकता हूँ कि तू बता एसबीओ कौन है, या मुझे लग रहा है इस साल भी क्या है वो एसबीओ है, तो मैं उसे नोटिस भेज सकता हूँ। तो कंपनी किस किस को नोटिस भेज सकती है, पहला जो एसबीओ है, दूसरा जो एसबीओ को जानता है, तीसरा वो जानता है किसी को जो एसबीओ को जानता है, और चौथा वो पिछले 3 सालों में हमारी कंपनी में एसबीओ था, तो उसको भी नोटिस दे सकते हैं। एंड हु इज नॉट रजिस्टर्ड एज एसबीओ, और वो अभी तक एसबीओ की तरह रजिस्टर्ड कंपनी में नहीं हुआ है, तभी तो उनको क्या जा रहा है, नोटिस। ठीक है जी कहानी। तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या भेजे, बेनफोर्ड। अब क्या कंपनी को कुछ पावर दे या नहीं दे, कोई कंपनी के बेनफोर्ड का रिप्लाई नहीं करेगा, फिर कुछ तो करना पड़ेगा। तो आगे वही लिखा हुआ है कि क्या करेगी कंपनी, ट्रिब्यूनल के पास ले जाएगी। किसके पास ले जाएगी, ट्रिब्यूनल के पास। ये बीच में रजिस्टर को छोड़ देना, लास्ट में देखेंगे, कुछ नहीं है इसके अंदर। Application to the tribunal 97 the company shall where the person fails to give the company the information required by the notice, कंपनी को बंदा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है जो हमने नोटिस में मांगी थी, और नोटिस का फॉर्मेट कौन सा था, बेनफोर्ड। इंफॉर्मेशन कितने दिन में देनी है, 30 डेज। रूल क्या कहता है हमारे, कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उसे, 30 दिन में दे देनी चाहिए। और वेयर द इंफॉर्मेशन गिवन, या उसने इंफॉर्मेशन दे दी है लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं, उसने रिप्लाई कर दिया है लेकिन रिप्लाई में कुछ बताया नहीं है, या तो वो इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है कितने दिन में, 30 दिन में, या फिर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो कंपनी क्या करे, कंपनी अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी, विद इन अ पीरियड ऑफ कितने दिन में, 15 दिन, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द नोटिस। जैसे नोटिस का वो पीरियड स्पेसिफाई हो गया ना, पीरियड एक्सपायर हो गया ना, मैंने एक बंदे को नोटिस दिया बेनफोर्ड, उसे बोला था 30 दिन में रिप्लाई कर दे, 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया तो अगले 15 दिन में मैं कहाँ चला जाऊं, ट्रिब्यूनल के पास। और क्या बोलूं ट्रिब्यूनल को, डायरेक्टिंग द शेयर इन द क्वेश्चन बी सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, मैं ट्रिब्यूनल को बोलूंगा कि आप ना यहाँ पे ऑर्डर दे दो, क्या ऑर्डर दे दो, ये बंदे इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहे हैं, ये जो शेयर है ना इन पे क्या लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस लगा, क्या लगा दो, रेस्ट्रिक्शंस, इनको ट्रांसफर मत होने दो, इनके जो राइट्स है ना वोटिंग राइट्स उनको सस्पेंड कर दो, या शेयर्स को क्या कर लो, अटैच कर लो, या जो रूल्स में लिखा हुआ है वो ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकता है। ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा, फिर शेयर्स पे क्या कर देगा, रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। पहला ऑर्डर क्या हो सकता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, ये शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, इस पे क्या है जी, रेस्ट्रिक्शन। क्यों नहीं हो रहे हैं ट्रांसफर, क्योंकि हमने नोटिस दिया था कंपनी ने, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी या इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा, रेस्ट्रिक्शन, या क्या कर देगा, सस्पेंशन, कि इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। क्या अब जब ये ऑर्डर्स आएंगे तो वो बंदा तड़पेगा नहीं तड़पेगा जिसको बेनिफिट मिल रहे, क्या वो सामने आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल वो सामने आएगा। वोटिंग राइट को क्या कर देंगे, सस्पेंड। अब भाई सारे राइट ही आपने सस्पेंड कर दिए तो जो बेनिफिशियल ओनर है या तो वो सामने आ जाएगा या वो बाहर में जाए, नहीं आ रहा तो ना आए, सब कुछ क्या हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है। एनी अदर रेस्ट्रिक्शन जो ट्रिब्यूनल को सही करे। तो कंपनी ने नोटिस दिया बेनफोर्ड के अंदर, रिप्लाई मांगा कि अगले 30 दिन में रिप्लाई कर देना, रिप्लाई नहीं आया या रिप्लाई आया तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो कंपनी कहाँ जाएगी, ट्रिब्यूनल पे, और ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगी, ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन, सस्पेंशन ऑफ डिविडेंड राइट, सस्पेंशन ऑफ वोटिंग राइट, या कोई भी रेस्ट्रिक्शन जो ट्रिब्यूनल को सही लगे। क्यों किसी गलत बंदे को, हाँ, तो तभी उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसको क्या देंगे, एक अपॉर्चुनिटी, नेचुरल जस्टिस। सेक्शन 98 स्टेट दैट ऑन एन एप्लीकेशन द ट्रिब्यूनल में after giving an opportunity of being heard to the parties concerned make such order restricting the right within a period of 60 days of receipt of application। तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कितने दिन में देगा, जिस दिन एप्लीकेशन आई है उसके 60 दिन में, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा किसको, पार्टीज कंसर्न को। अब मान लो हर्ष के पास नोटिस आया, हर्ष को सच में नहीं पता कुछ, तो ट्रिब्यूनल के पास केस जाएगा, हर्ष जाके क्या बोल देगा, प्रूफ कर देगा कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 the company or the person aggrieved by the order of the tribunal may make an application to the tribunal for relaxation or lifting of the restriction within a period of 1 year from the date of order। अब उस बंदे को, ये कौन बंदा है,
जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है या जो कौन है, बेनिफिशियल ओनर है, एसबीओ है। अब उसके पास टाइम है, कितने टाइम है, 1 साल का। कितना टाइम है जी, 1 साल। 1 साल में वो ट्रिब्यूनल को जाके क्या बोल सकता है, जी गलती हो गई, हमें क्या दे दो, अब रिलैक्सेशन दे दो, या जो आपने रेस्ट्रिक्शंस लगाई है इनको क्या कर दो, हटा दो। कितना टाइम मिला है उसे, 1 साल। 1 साल कहाँ से, जब ट्रिब्यूनल ने पुराना ऑर्डर दिया। इफ दैट नो एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर 1 साल में एप्लीकेशन फाइल नहीं करी उस बंदे ने, सच शेयर शेल का मतलब करना ही करना है, ट्रांसफर्ड टू द अथॉरिटी कंसर्न आईपीएफ। ये सारे शेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, आईपीएफ में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्या आईपीएफ के बारे में पता है हमें, ये गवर्नमेंट का एक फंड है, अगर कोई क्लेम करने वाला नहीं है तो सारे शेयर कहाँ चले जाएंगे, आईपीएफ में। वैसे जनरली आईपीएफ में शेयर जाते हैं 7 साल के बाद, लेकिन यहाँ पे कब जा रहे हैं, 1 साल के बाद, क्योंकि ये क्या है, एसबीओ और छुपा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। 1 साल में सारे शेयर कहाँ चले जाएंगे, आईपीएफ में। अब आप कहोगे सर इस पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी डिविडेंड पे, ट्रांसफर पे, उनका क्या होगा। देखो इन्होंने क्या लिखा है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, सारी रेस्ट्रिक्शन गायब। जब आईपीएफ में जा रहे हैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, डिविडेंड मिलेगा, किसको मिलेगा, आईपीएफ। किसको मिलेगा जी, आईपीएफ फंड के अंदर डिविडेंड जाता है। समझ आएगा नहीं, कोई दिक्कत। कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेनिफिशियल ओनर को ढूंढे। कंपनी क्या करेगी, नोटिस भेजेगी। फॉर्मेट क्या रहेगा, किसको भेजेगी, जो कंपनी को लगता है कि एसबीओ है, या जो एसबीओ को जानता है, या वो उसको जानता है कि जो एसबीओ है, या फिर वो पिछले 3 सालों में एसबीओ था और ये अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इनको नोटिस देंगे। बेन 4 में रिप्लाई मांगेंगे कितने दिन में, 30 दिन में। अगर रिप्लाई नहीं आया 30 दिन में तो ट्रिब्यूनल पे जाएंगे कितने दिन में, अगले 15 दिन में। अगले 15 दिन में कहाँ चले जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास में। और ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ट्रांसफर पे, सस्पेंशन ऑफ डिविडेंड, सस्पेंशन ऑफ वोटिंग, या कोई और अदर रेस्ट्रिक्शन। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल ऑर्डर देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अगर कोई बंदे ने अगर ऑर्डर दे दिया, उस बंदे के पास कितना टाइम है, 1 साल का टाइम है कि ट्रिब्यूनल के पास आ जाए और माफी मांग ले, कि बोल दे कि रेस्ट्रिक्शन को हटाओ। अगर वो 1 साल में नहीं आया तो शेयर्स कहाँ चले जाएंगे, आईपीएफ में, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है जी कहानी। नहीं, अगर रिप्लाई आ गया तो रिप्लाई से 15 दिन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी। चलो ये एक रजिस्टर भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92, 93, रीड विद रूल 5, एवरी कंपनी शेल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ एसबीओ इन फॉर्म नंबर बेन 3। रजिस्टर बनाना है एसबीओ का, फॉर्मेट क्या रहेगा, बेन 3। वो ओपन रहेगा इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर एट रीजनेबल टाइम नॉट लेस देन 2 आवर। सारे रजिस्टर के लिए यही है या नहीं है, 2 घंटे के लिए तो दिन में ओपन करने हैं इंस्पेक्शन के लिए। ऑन एवरी वर्किंग डे एज द बोर्ड में डिसाइड, जैसा बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन क्या बोर्ड 2 घंटे से कम कर सकता है दिन में, नहीं कर सकता। बाय एनी मेंबर, कौन करेगा इंस्पेक्शन, मेंबर, ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एज में बी स्पेसिफाइड इन द कंपनी बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। कितने से ज्यादा नहीं होगा इंस्पेक्शन का चार्ज, 50 से ज्यादा नहीं होगा। बेन 1 में क्या होता है, अब एक बार लिख लेते हैं सारा। अरे बेटे तो सब आप थोड़ा ठीक आ रहे हो, आप सुन लो, रजिस्ट्रार को थोड़ी बताता है। बेन 1 क्या था हमारा, पीओ एसबीओ किसको बताएगा, कंपनी को। कितने दिन में, 30 दिन में। बेन 2 क्या है हमारा, कंपनी किसको, कंपनी कौन सी, रिपोर्टिंग कंपनी किसको बताएगी, आरओसी को। टाइम कितना रहेगा, 30 डेज। बेन 3 में क्या है हमारा, रजिस्टर बनानी है। कौन बनाएगा रजिस्टर, कंपनी बनाएगी जी। कौन बनाएगी, कंपनी। क्या बनाएगी, रजिस्टर। क्या ये इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहेगा, वर्किंग डे में, बिजनेस आवर में, नॉट लेस देन 2 आवर्स, जैसा बोर्ड डिसाइड करे। बेन 4 में नोटिस जाएगा। कौन देगा नोटिस, रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको ढूंढे, एसबीओ को। इसके लिए क्या भेजे, वो नोटिस भेजे। फॉर्म क्या रहेगा, इस नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में करना है, इस नोटिस का रिप्लाई कितने दिन में करना है, 30 डेज में रिप्लाई करना है। अगर 30 डेज में रिप्लाई नहीं आया, नेक्स्ट 15 दिन में कहाँ चले जाए कंपनी, ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल क्या करेगी, कितने दिन में ऑर्डर देगी, 60 डेज में ट्रिब्यूनल क्या देगी, ऑर्डर देगी। ऑर्डर देते टाइम क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऑर्डर देने के बाद जो बंदा छुपा हुआ है उसके पास कितना टाइम है, 1 साल। वो क्या करे, वापस ट्रिब्यूनल के पास चला जाए। किसके पास चला जाए, ट्रिब्यूनल के पास चला जाए। क्लियर है यहाँ तक, कुछ नहीं मिलेंगे, सब पे लगी हुई है रेस्ट्रिक्शन सस्पेंड। जब वो ट्रिब्यूनल से जाके उनको हटवाएगा तभी मिलेंगे। और अगर 1 साल में नहीं गया वो, तो ये सारे शेयर आईपीएफ में चला जाएंगे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन।
ये अलग। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसबीओ रूल, एसबीओ रूल किसके ऊपर नहीं लगेंगे। जब हमने बेनिफिशियल ओनर पढ़ा था सेक्शन 89 तो वहां पे भी पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी के लिए रिलैक्सेशन है, वैसे एसबीओ की भी रिलैक्सेशन है। क्या कह रहा है किसके ऊपर नहीं लगेगा, जो शेयर्स आईपीएफ में है। जो शेयर्स कहाँ पे है जी, आईपीएफ। अब बताओ शेयर्स आईपीएफ में, क्या आईपीएफ रजिस्टर्ड ओनर है, लेकिन बेनिफिट किसको जा रहे हैं, सारे आईपीएफ को जा रहे हैं। रिपोर्टिंग कंपनी है जी, ये कंपनी है, कंपनी में शेयर होल्डर था मिस्टर ए, इसके सारे शेयर्स आईपीएफ में चले गए हैं। क्यों चले गए हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं आईपीएफ में जाने के। तो मान लो आईपीएफ में चले गए हैं, बेनिफिट किसको जा रहे हैं, सारे आईपीएफ को। आरओ कौन है, मिस्टर ए। क्या आईपीएफ वाले केस में भी रिपोर्टिंग मांगे, क्या आईपीएफ वाले केस में भी बेन 1 में रिपोर्टिंग मांगी आईपीएफ से, कोई जरूरत नहीं है, नॉन एप्लीकेबल। ये क्या है जी, नॉन एप्लीकेबल। बी को छोड़ेंगे, अगर शेयर कौन होल्ड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। बी को छोड़ेंगे मतलब वो इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, बाद में। अ रिपोर्टिंग कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट एंटिटी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट खुद होल्ड करती है या गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग कंपनी है या गवर्नमेंट का बॉडी कॉर्पोरेट है या गवर्नमेंट की एंटिटी है, उस केस में भी एसबीओ रूल्स नहीं लगेंगे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जैसे कि म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सब तो सेबी में रजिस्टर्ड है ना। कहाँ रजिस्टर्ड है, सेबी में। मैंने आपको कल भी बताया था म्यूचुअल फंड का क्या काम है। म्यूचुअल फंड कंपनी के शेयर्स खरीदेगा, क्या खरीदेगा, शेयर्स। लेकिन सारे बेनिफिट किसको जाएगा, जो म्यूचुअल फंड के यूजर्स हैं, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है उनको क्या जाएंगे, बेनिफिट। तो बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, यूजर्स। रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया, म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे भी डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर ऐसा फंड है जो सेबी में रजिस्टर्ड है, अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, उस पर एसबीओ रूल्स नहीं लगते। अगर कोई इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, कहाँ रजिस्टर्ड है, वो आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है, जैसे कि आईआरडीए से रेगुलेट हो रहा है या पेंशन फंड से रेगुलेट हो रहा है, तो उनको भी देने की जरूरत नहीं। क्या इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है, नहीं करती है, लोगों के बिहाफ पे, बिल्कुल करती है। तो वहां पे भी ये सब लगने की जरूरत नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे, जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एंटिटी होल्ड करे, जरूरत नहीं है। आईपीएफ में होल्ड है, जरूरत नहीं है। सेबी के कोई रजिस्टर्ड फंड है, जरूरत नहीं है। आरबीआई से कोई रेगुलेट हो रहा है, वहां पे भी जरूरत नहीं है। एक रह गया जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। इट्स होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी provided that details of such holding reporting company shall be reported in form number ben 2। चलो जी देखते हैं आप इसको क्रैक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। पढ़ लो इस लाइन को अच्छे से और समझ लो क्या कहना चाहते हो, फिर मैं समझाता हूँ। बस ये लास्ट है, इसके बाद तो पेनल्टी लिखी हुई है, खत्म, इजी पीजी एकदम। एग्जाम्पशन, ये तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, नॉन एप्लीकेबिलिटी कैसे, क्या नहीं करेंगे। हाँ, उसको भी नहीं करना, ये तो बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। एक ये कंपनी हो गई एबीसी, ये कौन सी कंपनी हो गई, इसके ऊपर कंपनी है जी एक्स वाई जेड, इसके ऊपर कौन सी कंपनी है, ठीक है जी। ये एक्स वाई जेड इसके अंदर होल्ड करती है 60%। जैसे आपने बोला ये कंपनी क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी, और रिपोर्टिंग कंपनी भी यही है। अब आगे कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। एक्स वाई जेड में शेयर होल्डर है जी डब्ल्यू पी जेड लिमिटेड। इतनी जल्दी ये आ गया तो बात खराब हो गई। तो डब्ल्यू पी जेड लिमिटेड ये इसके अंदर शेयर होल्डर है 30% शेयर। कितने शेयर है, 30%। इस डब्ल्यू पी जेड में शेयर होल्डर है मिस्टर ए। इस डब्ल्यू पी जेड में शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर ए। इंडिविजुअल आ गया, हमें पकड़ना किसको है, एसबीओ बनेगा कौन, इंडिविजुअल। मिस्टर ए के पास है जी मेजोरिटी स्टेक, मिस्टर ए पे क्या होना चाहिए, मेजोरिटी। तो मैं लेता हूँ 60%। कितना है जी, 60%। अब देखो अल्टीमेटली कहाँ कहानी पहुंच रही है, एबीसी। लेकिन क्या एबीसी से पहले एक्स वाई जेड पे पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है कहानी। या एक्स वाई जेड के लिए रजिस्टर्ड ओनर कौन है, डब्ल्यू पी जेड, ये है रजिस्टर्ड ओनर। एसबीओ कौन है इनके लिए, मिस्टर ए, ठीक है जी। मिस्टर ए ने डिक्लेरेशन दी एक्स वाई जेड, किसको डिक्लेरेशन दी, देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, बैन 1। एक्स वाई जेड ने आरओसी को बता दिया, किसको बता दिया जी, किसके अंदर, बैन 2, ठीक है जी। कहानी बताना चाहिए था ना। ये होल्डिंग कंपनी भी है, साथ में क्या बन गई,
रिपोर्टिंग कंपनी, तो इसको नाम क्या दे दिया, होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी। होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी ने आरओसी को बेन 2 के अंदर बता दिया किसके बारे में, मिस्टर ए एसबीओ है। अब क्या यही एसबीओ एबीसी लिमिटेड में भी एसबीओ है या नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं कि एबीसी लिमिटेड तेरे लिए आ गई है जी नॉन एप्लीकेबल, क्योंकि तेरे ऊपर वाली जो तेरे कार्य करता है होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी वो बता चुकी है ऑलरेडी, और वही कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो एक तरीके से डीम्ड हो गया है कि मिस्टर ए भी यहाँ का है और इसकी खबर भी आरओसी को पहुंच गई है। तो अगर आपकी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी बता दे आरओसी को बेन 2 में, तो आपकी रिपोर्टिंग कंपनी को बताने की जरूरत। कोई डाउट किसी को, आज कोई डाउट नहीं आ रहे हैं किसी को, डाउट आएंगे कल परसों 1 महीने के बाद एग्जाम से पहले, ठीक है जी। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, एसबीओ किसके लिए पेनल्टी है, पहले एसबीओ के लिए। इफ एनी पर्सन फेल्स टू मेक अ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ही शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 50,000 रुपीज। एसबीओ पे कितनी लगेगी, 50,000। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है, मतलब 30 दिन में करना था, 50 दिन तक नहीं करा, 20 दिन का कंटिन्यूइंग फेलियर हो गया, 1000 हर दिन का लगेगा, जो कि मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 लाख रुपीज। फिक्स पेनल्टी कितनी हो गई, 50,000, पर डे की कितनी हो गई, 1000, जो कि मैक्सिमम कितनी जाएगी, 2 लाख। रिपोर्टिंग कंपनी, इफ कंपनी रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर, कंपनी को क्या करना था, रजिस्टर मेंटेन करना था और इन्फॉर्मेशन फाइल करनी थी आरओसी के साथ में, या फिर नेसेसरी स्टेप्स लेने थे। कौन से स्टेप्स लेने थे, रिपोर्टिंग कंपनी को कौन से स्टेप्स लेने थे, आरओसी को बताने वाला तो हो गया, इन्फॉर्मेशन ऊपर देनी, वो बैन 4 भेजने वाला, ढूंढने वाला बेनिफिशियल ओनर को। अगर उसने स्टेप्स नहीं लिए, फेल्स टू डू और डिनाइज इंस्पेक्शन, या उसने क्या नहीं करने दी, इंस्पेक्शन नहीं करने दी रजिस्टर की, द कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपए। कितने की पेनल्टी लग जाएगी, 1 लाख। और कंटिन्यूइंग फेलियर है विद द फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 प्रतिदिन, जो कि मैक्सिमम कितनी जाएगी, 5 लाख रुपए। अब कंपनी के अंदर ऑफिसर को भी पकड़ेंगे तो ऑफिसर पे फिक्स पेनल्टी है 25,000 रुपए की, कंटिन्यू रहेगी तो 200 पर डे, जो कि मैक्सिमम जाएगी 1 लाख। क्लियर कहानी। अब पेनल्टी में इससे ज्यादा समझाने की कुछ जरूरत। इट इज वर्थ नोटिंग दैट एनी कंट्रावेंशन बाय कंपनी एंड ऑफिसर ऑफ प्रोविजन सेक्शन 19 एंड एसबीओ रूल इज कंपाउंडेबल। साथ में क्या लिख दिया है, क्या है जी, कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है, कंपाउंडेबल। आप पहुंच जाओ आरडी के पास हाथ जोड़ के कि हमसे क्या हो गई है, गलती हो गई है जी, कम हो जाएगा। अगर पर्सन ने जानबूझ के विलफुली फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या सप्रेस कर रहा है मटेरियल इन्फॉर्मेशन, या तो उसने बैन 1 में पूरा नहीं बताया है, या उसने बैन 4 के रिप्लाई में पूरा नहीं बताया है, भाई उसको मान लेंगे 447 में उसने फ्रॉड किया। क्या किया है जी, उसने फ्रॉड किया है, तो सेक्शन 447 भी लग जाएगा और जेल भी जाना पड़ सकता है। एग्जामिशन किसको है, गवर्नमेंट कंपनी को। कौन सी गवर्नमेंट कंपनी, जिसने एओसी 4 और एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट नहीं किया हो। आज की कहानी ये सुनो, क्या एक बार पूरी की रिवीजन करें, करेंगे जी। कौन एग्जाम है, ये अगली क्लास में देख पढ़ लेंगे आज, ये भी ये एक सेपरेट सेक्शन है, तो अगली क्लास में देख लेंगे। सबके लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर, इनको रजिस्टर को क्लोज किया जा सकता है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। एसबीओ बनेगा कौन, इंडिविजुअल एसबीओ बनेगा, या तो अकेले बनेगा या फिर टुगेदर विद एनी मोर पर्सन। एसबीओ बनने के लिए कुछ शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया कितना है, 10% शेयर होल्डिंग, 10% वोटिंग राइट, 10% डिविडेंड, या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, या फिर कंट्रोल। या तो इनडायरेक्टली हो या फिर टुगेदर भी डायरेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट होल्डिंग क्या है, जो रजिस्टर में नाम है वही बेनिफिट जा रहे हैं, वो क्या है, डायरेक्ट। या फिर एमजीडी 5 फाइल कर दिया, मतलब 89(2) के अंदर डिक्लेरेशन दे दी है, इनडायरेक्ट दी, फिर भी उसे मुझे क्या मानेंगे, अब डायरेक्टली मानेंगे। और एसबीओ के अंदर कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट होना चाहिए। अगर आपके शेयर होल्डर, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, एचक्यूएफ है या ट्रस्ट है, तो मान लेंगे शेयर होल्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट। शेयर होल्डिंग क्या है, इनडायरेक्ट। एसबीओ को कंपनी को बताना है, कितने दिन में बताना है, 30 दिन के अंदर बताना है। फॉर्म कौन सा रहेगा, बैन 1। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जिस दिन रूल्स आए थे और बीच के 90 दिन, सीधा 30 डेज बैन 1 में कंपनी को बताना है। कंपनी किसको बताएगी, आरओसी को बताएगी। फॉर्म कौन सा रहेगा, बैन 2। कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रहा है कि वो किसको ढूंढे, बेनिफिशियल ओनर को ढूंढे। उसके लिए कंपनी को क्या करना है, नोटिस भेजना है बैन को, रिप्लाई मांगना है कितने दिन में, 30 दिन। नोटिस जाएगा किसको, जो लगता है कि एसबीओ है, जो जानता है एसबीओ कौन है, या वो उसको जानता है कि एसबीओ कौन है, या फिर पिछले 3 सालों में बंदा एसबीओ था और रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको क्या जा सकता है, नोटिस जा सकता है कि आप बताओ एसबीओ कौन है। रिप्लाई कितने दिन में करना है रूल्स के हिसाब से, 30 डेज। 30 दिन में रिप्लाई नहीं आया या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया है, तो कंपनी 15 दिन में ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है। ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर देगा, 60 डेज में ऑर्डर देगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा ही देगा। जैसे ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर में क्या लिखेगा, रेस्ट्रिक्शन या सस्पेंशन लगा देगा शेयर्स के ऊपर या डिविडेंड के ऊपर या वोटिंग राइट के ऊपर।
जैसे ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया उसके 1 साल के अंदर उस बंदे के पास ऑप्शन है जाके इन रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है। अगर 1 साल में बंदे ने रेस्ट्रिक्शन नहीं हटवाई या ट्रिब्यूनल के पास नहीं गया, उसके सारे शेयर आईपीएफ में ट्रांसफर कर देंगे विदाउट रेस्ट्रिक्शन। कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का, 2 मिनट, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर मेंटेन करना है बैन 3 के अंदर, और इसकी इंस्पेक्शन भी अलाउड करनी है मेंबर से ऑन पेमेंट ऑफ अ फीस नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज। और बैन 3 इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा ऑन वर्किंग डेज, ऑन वर्किंग आवर, ऑन वर्किंग डेज और बिजनेस आवर्स में, लेकिन डायरेक्टर इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 2 घंटे तो दिन में दिखाना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसकी एग्जेम्पशन है, किसके ऊपर नहीं लगेगा, अगर शेयर आईपीएफ होल्ड करता है नहीं लगेगा, अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है नहीं लगेगा, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है तो भी नहीं लगेगा, और अगर होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी रिपोर्ट कर चुकी है तो भी नहीं लगेगा। सेबी रजिस्टर्ड अगर कोई फंड है जैसे कि म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन पे भी नहीं लगेगा। आरबीआई रेगुलेटेड या आईआरडीए रेगुलेटेड कोई फंड्स है उन पे भी नहीं लगेगा, ये रूल्स उनके ऊपर नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट कंपनी पे भी रूल्स नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट कंपनी वो जिसपे एओसी 4 और एमडी 7 में डिफॉल्ट ना किया। अगर कोई पर्सन जानबूझ के झूठ बोल रहा है 447 लग जाएगा। एक बार क्लास ऑन कर दो, क्लास होती है, ठीक है।